रेखा, चलिए रेडी हैं सभी लोग? चलिए, अब इवैल्यूएशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं आपका क्या मूल्यांकन को पढ़ने से पहले आकलन की बात कर लेते हैं, असेसमेंट की बात कर लेते हैं। कई लोग तो यही समझते हैं जो आपका इवैल्यूएशन है और असेसमेंट है दोनों एक ही चीजें हैं। ओके, दोनों एक ही चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें नहीं है। असेसमेंट जो है वो आपका इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, सही है, इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो आज जरा इसे समझते हैं। क्लियर? रेडी हैं सभी लोग? हम भी अच्छे हैं एकदम। चलिए आगे होंगे सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं क्या पहला आपका क्या है। आकलन के चार आपके रूप हैं या प्रतिमान आप कह लीजिए। ये चारों से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है और चारों ही इतने ज्यादा दुखी करके रख देते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें लगाएं। सही है, क्या होता है? एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने या अधिगम के लिए आकलन। ऑफ लर्निंग का आकलन, एज लर्निंग में आकलन, या आपका के रूप में आकलन, या इन लर्निंग में आकलन। सही है, ये चार हैं और ये चारों आपने अब प्रीवियस पेपर देखे होंगे ध्यान से, तो ये आपको मिल जाते हैं देखने के लिए कि कोई आपको बता देगा एक बच्ची है वो अपने आप से बातें कर रही है, तो वो क्या कर रही है? असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रही है, ऑफ कर रही है, एज कर रही है, या इन कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके बहुत कंफ्यूजन रहता है। सही है, तो आज पूरा कंफ्यूजन हम इसका हटाने हैं कि सर बहुत परेशान करते हैं। तो पूनम कोई नहीं, आज हम इन्हें परेशान करेंगे जम के। क्लियर? ये चार हैं आपके। अब हम जरा देख लेते हैं इन चारों में क्या दिक्कत है भाई। पहली आ गया, पहला क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट सबसे ज्यादा इसे रिपीट करता है। क्या? अधिगम सीखने के लिए आकलन। एकदम क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो कोई भी, बस एक बार शेयर कर दो जिससे सभी कनेक्ट हो जाएं, रिपीट नहीं कर पाएंगे। सही, क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये कब होता है? ध्यान से सुनना। किसी काम को सीखने के दौरान जब हम काम का आकलन करते हैं यह देखने के लिए कि वह सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सीखने के लिए आकलन कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, ये क्या होता है जब भी आप कोई भी टॉपिक लेके जा रहे हो क्लास में। सही है, आप कौन हो? आप सभी टीचर हो, अच्छे टीचर हो, तो आपको क्या करना है? आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाना है तो पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अब आपने उसे पढ़ा दिया, सही है, आपके स्टूडेंट ये हैं, आपने उन्हें पढ़ा दिया और आपका काम वहीं पे खत्म नहीं हो जाता। आप क्या करोगे? आपने जो पढ़ाया है, आपने जो पढ़ाया है उसका असेसमेंट करोगे। क्या करोगे? उसका असेसमेंट करोगे कि बच्चे ने उसे सीखा कितना है। सही है, बच्चे ने उसे सीखा कितना है। तो आप क्या करते हो? उसे बोलते हैं के लिए आकलन। ये कब कब होता है? ये पूरी प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये चलता रहता है, मतलब जब आप स्टार्टिंग में होगे। सही है, ध्यान से समझना, पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टार्टिंग में ले ली आपने, कहाँ? क्लास में एंट्री, तभी आप जाओगे, टॉपिक जो भी आपका है उसके रिगार्डिंग बच्चों की नॉलेज आप चेक करोगे। बात समझ में आ रही है? पहले ही जब आप गए हो, आपने बस टॉपिक के बारे में बच्चों को बताया, सही है, एक भूमिका इंट्रोडक्शन दे दी, उसमें आप क्या करोगे? फिर बच्चों से उससे फीडबैक मांगोगे कि तुम्हें इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, मतलब प्रीवियस नॉलेज आप उसमें चेक कर रहे होगे बच्चे की, क्योंकि आपने तो अभी कुछ बताया नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हो? उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, सही है, पूर्व ज्ञान है, उसको आप चेक कर रहे होगे। पहली बात। दूसरा, जब आप पढ़ा रहे होगे, मतलब आप मिड में कह सकते हो, सही है, जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी आप इनसे क्वेश्चन आंसरिंग करके पूछ सकते हो कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो मैं पढ़ा रही हूं वो तुम्हें क्लियर है कि नहीं है। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे? अपना फीडबैक देना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को क्या देना स्टार्ट कर देंगे? फीडबैक देना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या हो गया? मिडिल में। फिर एंड में, जब आपने टॉपिक फिनिश कर लिया है, फिर एंड में जाते जाते आप बच्चों की जो भी आपने पढ़ाया है उससे दोबारा क्वेश्चन पुटअप करोगे। किस लिए? जब आप नेक्स्ट टॉपिक लेके आओगे ना, जो भी टॉपिक, ये मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट नंबर का टॉपिक था, ये आपका क्या है? ये आपका सेकंड नंबर का टॉपिक है। ओके, अब आप एंड में क्या करोगे? बच्चों को जितनी नॉलेज हो गई है उसे चेक करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट टॉपिक का लेसन प्लान बनेगा वो बना के आप बच्चों के सामने लेके आओगे। सही है, ये क्या है? ये पूरी प्रक्रिया के दौरान चल रहा है। जब हमने एंट्री मारी है क्लास में तब से लेके एंड तक बच्चे पूरा इंटरेक्ट एक्टिव वे में हमसे कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। बात क्लियर हुई? जल्दी बताएं। हम्म
हाँ बिल्कुल, एवरी स्टेप पे आपको इसे देखना है, बच्चों को असेसमेंट करना है। कब? स्टार्टिंग में भी, मिडिल में भी जब आप पढ़ा रहे होगे, और बीच में आपका एंड में भी जब आप जा रहे होगे। अब एंड में करके सर क्या करेंगे? एंड में ये करोगे जब आप दोबारा नया टॉपिक पढ़ाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आपने एक क्लास ले ली, उसके बाद आप क्लास में ही नहीं आना है आपको। आपको क्या करना है? उससे नेक्स्ट चैप्टर की उसी हिसाब से रूप रेखा आपको तैयार करके लानी है। आपका क्या करना है? उसी का, हाँ उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके आना है। सही है। फोर्थ पॉइंट पे तो पहुंचे ही नहीं है अभी। बाकी क्लियर है? समझ? ओके, आ गया, समझ आ गया, क्लियर है, क्लियर है। नेहा चौहान, समझ नहीं आया। चलो एक बार और देखते हैं, समझ के ही मानेंगे भाई। ये देखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सही है। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये पूरी प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। कब कब? पहला क्या है? ओके, एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, जब आपने क्या हुआ, असेसमेंट करने के लिए आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाओगे। सही है। कोई टॉपिक पढ़ाने आप जा रहे हो क्लास में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्लास में गए, जो भी आपके यहाँ पे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, जो भी आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप मान लो आप इन्हें क्या पढ़ाने जा रहे हो? आज फॉरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हो, या वाटर के बारे में बताने जा रहे हो, किसी के लिए भी बताने जा रहे हो। सही है। तो आप क्या करोगे? आपने पहले टॉपिक का नाम लिख दिया बोर्ड पे, और उसके हिसाब से अब क्या, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग उन बच्चों को क्या क्या पहले से पता है। ओके, और अपने माइंड से ये चीज आप निकाल देना कि बच्चे कोरे कागज होते हैं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके, ये क्या होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट होता है कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं। ये सब ऑप्शन आए हुए हैं आपके सीटेट में, ये कैसे हैं? नेगेटिव है। बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। जो भी बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है, वो कुछ ना कुछ क्या लेके आ रहा है? ज्ञान अपना लेके आ रहा है। सर यूपी टेट, हाँ आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं, अदर टेट, यू टेट, जे टेट, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। सही है। तो वो कुछ ना कुछ अपना ज्ञान लेके आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सही है, ये पहले हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया? मिडिल में, जब आप मिड में बच्चों को पढ़ा रहे होगे, अब उनकी नॉलेज तो आपको मिल गई। सही है। कुछ आपको सही बता रहे होंगे, कुछ आपको गलत बता रहे होंगे। तो अब आप क्या करोगे? उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करो। सही है। और उसमें एडिशनल पॉइंट बताओगे कुछ जो बच्चों को नहीं पता है। उन पॉइंटों को बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए आप क्या करोगे? बेटा तुम्हें समझ में आ गया? इसमें सबकी मुंडी हिलेगी, यस सर समझ में आ गया, या यस मैम मुझे समझ में आ गया। लेकिन ऑब्वियसली वो सबको समझ में नहीं आया होगा। तब आप क्या करोगे? मिड में उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करोगे। क्या करोगे? क्वेश्चन आंसरिंग करोगे। हम बता रहे हैं, इसमें आपको 99% बच्चा ऐसा होगा जो बोल देगा कि सर या मैम हमें समझ में आ गया। लेकिन आपको तो पता करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ तो टूल आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आप वहां पे टूल एज ए क्वेश्चन आंसरिंग बच्चों से कर सकते हो कि क्या, बच्चे अगर फीडबैक देंगे तो ऑब्वियसली उन्हें समझ में आ गया, नहीं दे पाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आया। सही है। अब एंड में जब आपने टॉपिक कर लिया फिनिश, तो क्या होगा? अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितना भी आपने पढ़ाया है ना, उसकी नॉलेज आप गेन करोगे। उसके अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, उसका लेसन प्लान या चैप्टर का जो प्रिपेयर आप करोगे वो करके लेके आओगे। तो आपको समझ में आ रहा कुछ भी? ओरल, हाँ जी बिल्कुल। इसमें आप क्या कर रहे हो? पूरा आपने देखा, जब से आपने क्लास में एंट्री मारी है तब से आप एकदम एक्टिव हो, है ना? एकदम एक्टिव हो, और बच्चों को भी आपने एक्टिव रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यह अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। अब ये भाई मोटिवेट कैसे कर रहा है ना? अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ा रहा है? इनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा रहा है? तो ये देखिए, आपने क्या किया, जैसे ही आपने एंट्री मारी, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करे। बच्चे जितने एक्टिव रहते हैं उतने ज्यादा सीखते हैं, लर्निंग में हम पढ़ चुके हैं, है ना? बच्चे जितने, हमने क्या सीखा था? बच्चे जितने एक्टिव होंगे, बच्चे उतने ही ज्यादा सीखेंगे। आपने करा क्या? आए, क्वेश्चन आंसरिंग पुटअप करना स्टार्ट कर दी, तो बच्चों ने अपने हिसाब से बताना स्टार्ट कर दिया। मिड में भी बच्चे सोने का उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है ना? क्यों? क्योंकि पता है कि सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम क्वेश्चन पूछ सकती है। सही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एंड तक आपने उन्हें, बच्चों को पूरा इंटरेक्शन में इन्वॉल्व रखा है। कहीं नहीं कि बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे पीछे मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें क्या है? उसमें, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसमें क्या है? बच्चे एकदम एक्टिव फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, बच्चों को समझ, हाँ बिल्कुल आपको,
हाँ, तब तक वैसे ही नहीं पढ़ाना है पूनम। उसमें आपको क्या है, अगर बच्चों को नहीं समझ में आया यहाँ पे सेकंड टाइम में, जब आप यहाँ पे हैं, ओके, मिड में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अगर बच्चों को नहीं समझ में आया, सही है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 99%, अगर एक बच्चे को भी नहीं समझ में आया तो आप अपना टीचिंग का जो मेथड है ना उसे चेंज करोगे। सही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से, बहुत बढ़िया। अब हम क्या है, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें निदानात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। दो चीज होती हैं, एक निदान और एक उपचार, दो चीज होती हैं, बिल्कुल। एक निदान, एक उपचार, दोनों अलग चीजें हैं, मिला मत देना। इसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, तो इसमें होता है निदान। सही है, डायग्नोस करते हो आप किसी चीज को, इसमें निदान में होता है जो उसे प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है उसे आप आइडेंटिफाई करोगे। सही है, क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे उसमें उपचार का मतलब होता है जहां पे आप रेमेडी देना स्टार्ट करते हो, उसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करते हो, वो क्या होता है, वो आपका बिल्कुल, हाँ, उस उपचार में क्या होता है, उसे आप रेमेडी दोगे। सही है। अब देखिए इसमें कैसे ये कह रहे हैं कि निदान, अब देखिए निदान में क्या, आप डॉक्टर के पास गए, कोई बच्चा है, या आप लोग ही अभी इतना सब चल रहा था कोरोना टाइम पीरियड में, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो ऐसा किसी के संग हुआ कि आप क्लिनिक में घुसे, अरे ये मैम बड़ी मतलब सही हैं, और इन्हें एक काम करो, ये गुलाबी पर्ची वाला जो भी दवाई इसमें लिखी है इन्हें दे दो, या ये भाई साहब बहुत अच्छे से आ रहे हैं, अरे थोड़े हैंडसम है, इन्हें ग्रीन पर्ची उठाओ दे दो, ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या किया, पहले आप वहां पे गए, पहले आप वहां पे गए, डॉक्टर के संग इंटरेक्शन किया, है ना। हाँ, हाँ, ऐसा किसी के संग नहीं हुआ होगा, आओ भाई इंजेक्शन लगा दो इनके, ऐसा नहीं हुआ ना। वहां क्या हुआ, आप गए, इंटरेक्शन हुआ, डॉक्टर ने पूछा आपसे, आपसे डॉक्टर ने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। सही है, तो आपने बताना स्टार्ट किया कि सर सिर में दर्द है डॉक्टर साहब, ये है वो है वो है, तो ये क्या कर रहा है, वो अभी आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको रेमेडी नहीं दे रहा है अभी स्टार्टिंग में, वो क्या कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, निदान कर रहा है कि आपको कोर में दिक्कत क्या होगी, ये प्रॉब्लम क्या है आपके संग। बात समझ में आई। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या है, निदान कर रहा है डॉक्टर यहाँ पे, आपको रेमेडी नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, इसमें बच्चों को जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो हर स्टेज पे। स्टार्टिंग में भी आपने जाना कि बच्चों को कितना आता है, मिड में भी आपने जान लिया कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपने अपना टीचिंग मेथड में चेंज लेके बच्चों को समझाने की कोशिश करी, और एंड में भी आपने वही काम किया। सही है, क्लियर हो गई चीजें। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ निदान हो रहा है, बिल्कुल, हाँ, सही है, हाँ। अब इसमें देखें, अब यहाँ देखिए, आप जब क्लास में गए, आप जब क्लास में टॉपिक पढ़ाने गए, तो आपने कहीं यहाँ पे नंबर दिए हैं बच्चों को, नहीं दिए हैं, यहाँ पे आपने बच्चों को नंबर नहीं दिए हैं, बस उनकी प्रॉब्लम जानी है और उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया है। तो यहाँ पे ग्रेड नहीं दिए जाते। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई स्कोर या ग्रेड नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये क्या हो गया, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, फर्स्ट स्टेप। क्लियर है, जल्दी बताओ। हम्म, हाँ, उसके बाद रेमेडी हो गया, बिल्कुल प्रियंका सरोही, आप सही कह रहे हो। सेकंड पॉइंट दिव्या बता दीजिए। सेकंड पॉइंट यही है, ये पूरी प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है, जो अभी आपको बताई थी, स्टार्टिंग में भी होता है, मिड में भी होता है, एंड में भी होता है, पूरी अप से डाउन, जब तक आप क्लास में एंट्री मारते हो और जब तक बाहर आते हो, पूरा ये चलता रहता है। सही है, हाँ जी, क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हम्म, लाइक यू, ओके, थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के पास अच्छा कंटेंट पहुंच पाए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम दूसरे पे आ गए, क्या, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये क्या आ गया, ये क्या है, ये प्रक्रिया के जो भी आप कर रहे हो उसमें अंत में होता है। वो कहाँ हो रहा था, ये पूरी में चल रहा था, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो प्रोसेस हो रहा था, लेकिन ये क्या होगा, ये बस एंड में होता है, अंत में होता है। सही है, जब आप क्या करते हो, बच्चों को आप पढ़ा चुके हो, बच्चों को आप जब पढ़ा चुके हो, उसके बाद एंड में आप लेते हो हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम, राइट, लेते हो, ये बिल्कुल कहाँ हो रहा है, अंत में होता है। सही है, अब अंत में हो रहा है तो ऑब्वियसली जो भी आपने यहाँ पे एग्जाम लिए हैं, उसका क्या बनता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है। वो क्या होता है, वो योगात्मक आकलन होता है, समेटिव होता है। क्या होता है, योगात्मक। योगात्मक और समेटिव का मतलब क्या है,
आपका सम माने होता है जुड़ना, मतलब ये क्या होंगे, योग होंगे, जोड़ेंगे। रटना मत, कोई भी चीज समझते जाना। क्या है ये, समेटिव है। ओके, समेटिव है, योगात्मक है। योगात्मक का मतलब जोड़ना, सम का मतलब भी जोड़ना। तो ये आपके एकेडमिक में जोड़ते हैं, सही है। वहां पे नहीं जोड़ रहे थे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्कोर और आपके ग्रेड दिए जाते हैं बच्चों को। क्यों, क्योंकि बच्चों को आगे वाली क्लास में प्रमोट करना होता है, सही है। बात क्लियर हो गई। ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो सबसे एंड में होगा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में अगर हम आगे बढ़े, ये बताएं क्लियर है सभी को? थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, काफी लंबा टॉपिक है, सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आज फिनिश हो जाए आपका। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, सोना, स्नेहा, सैफू, प्रियंका क्लियर है ना, घनश्याम, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा एक और आ गया। अब ये क्या है भाई, ये है असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, ये क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में आकलन। ये क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम्म हम्म चलिए, इससे भी क्वेश्चन आपके सीटेट में आया हुआ है। क्या है ये, इसमें जब कोई बच्चा क्या कर रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है, तो ये क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। जैसे आपके पेपर में क्या आया हुआ है, जैसे वो तो क्वेश्चन हमें याद नहीं है, आप में से एक ले लेते हैं। जैसे ये प्रेम है ना, प्रेम सक्सेना है। तो प्रेम सक्सेना क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई भी टॉपिक टीचर ने दे दिया, सही है, उन्हें कोई भी टॉपिक दे दिया गया है टीचर के द्वारा, चाहे कोई ड्राइंग बनाने को दे दिया गया है या कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया गया है। तो अब ड्राइंग बनाते में या प्रोजेक्ट बनाने में जो प्रेम है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है कि यार मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, इसकी जगह जो मैंने कलर यहाँ पे ग्रीन ले लिया है, तो ग्रीन की जगह मैं डार्क ग्रीन भी तो ले सकता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये अपने आप से बात कर रहा है, अपना असेसमेंट कर रहा है, कोई बाहर का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सही है, कोई बाहर का इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये क्या कर रहा है, स्व आकलन कर रहा है, अपना स्वयं का आकलन कर रहा है। ये क्या है, एज लर्निंग है, सही है। क्या है, एज लर्निंग है, जहां पे बच्चा खुद से बातें कर रहा होता है, अपने आप को नंबर दे रहा होता है, अपने आप का असेसमेंट कर रहा होता है, सही है, क्लियर है। हाँ जी। अब ये क्या है, यह भी पूरी प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। आपका जो बच्चा है वो कभी भी अपना सेल्फ असेसमेंट करके देख सकता है। कोई चीज याद कर रहा है तो एंड में भी वो देख सकता है कि मुझे कितना याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट का पार्ट आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग में, सही है। अब चौथा क्या है, इन, ओके, असेसमेंट इन लर्निंग, ये क्या आ जाता है, सीखने में आकलन, सेल्फ इन्वॉल्व, बिल्कुल सेल्फ क्वेश्चनिंग करेगा, रिपीट। देखिए, रिपीट कर देते हैं कि देखिए नेहा, क्या होता है जो आपका जो एज लर्निंग आपको बताया गया, उसमें क्या है, उसमें क्या है, वो अपने आप को चेक करेगा, वो अपने आप को चेक करेगा मैं सही कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैंने सीटेट की तैयारी के लिए फॉर्म भरा है, मैं तैयारी मेरी राइट वे में जा रही है नहीं जा रही है। आप अपने आप से बात कर रहे हो कि मैं सीटेट के लिए फॉर्म भरा है और मैं सही जगह पढ़ रहा हूँ या मैं सही से पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, अपने असेसमेंट कर रहे हो, तो ये एज लर्निंग हो गया, राइट। जिसमें कोई दूसरा आपको ग्रेड नहीं दे रहा होता, आप अपने आप को ही चेक कर रहे होते हो, सही है। हम्म हाँ सर, आपने बहुत ही वे में एज फॉर प्रॉब्लम सॉल्व करी। चलिए, अब प्रियंका सरोही भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए, और लोग भी नहीं भूलेंगे इसे, बिल्कुल, बस असेसमेंट ऑफ लर्निंग बी थॉटफुल होता है, बिल्कुल, है ना ममता। चलिए, अब इसमें क्या है, इनमें, इनमें क्या आ गया, असेसमेंट इन लर्निंग में। इसमें क्या है, पाठ के दौरान कभी भी, इनका मतलब क्या है, अंदर, है ना, में। इसमें क्या है, आप कभी भी बच्चों से क्या कर सकते हो, इसमें आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या है, शिक्षक पढ़ाने के दौरान प्रश्न पूछ सकता है और विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, सही है। इसमें क्या है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो मिड में, इनका मतलब क्या होता है, अंदर। तो ये क्या है, जब आप टॉपिक के अंदर हो, ओके, एक्टिव फॉर्म में बच्चों को कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तब आप पूछ सकते हो कि क्या आपने कोई चीज बताई और आपने पूछा इसमें तुम्हें क्या समझ में आया, तो ये क्या हो गया, इन लर्निंग, सही है। क्या हो गया, इन लर्निंग हो गया। इसमें होता क्या है, जो भी अधिगम आप करवा रहे हो ना, जो भी आप लर्निंग करवा रहे हो, उसकी तुरंत जानकारी आपको मिल जाती है कि बच्चे का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को ये टॉपिक समझाना, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, सही है। बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी। जैसे बीच बीच में हाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्या है, ये है असेसमेंट इन लर्निंग कि आपका कितना आपको समझ में आया। तो यही चीज आप वहां पे बच्चों के संग करोगे, सही है। हम्म सही है। हम्म बिल्कुल, हाँ, एक्टिव फॉर्म में करने के लिए। क्लियर है, तो ये चारों आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। जल्दी बताएं। हम्म
क्लियर है सर? रिपीट। देखिए रेनू, इसमें क्या हो रहा है, इनमें क्या है, इनका मतलब क्या होता है, में अंदर की तरफ। तो इसमें जब आप लेक्चर में होंगे, जब आप लेक्चर में होंगे, जब आप कोई क्लास ले रहे होंगे, उस दौरान अब आपने क्या किया, यहाँ पे बोर्ड पे आपने कुछ भी लिख दिया, सही है, और बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों को तो समझ में आना चाहिए ना, बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, या कोई क्वेश्चन आंसरिंग पूछ सकते हो, या फीडबैक ले सकते हो उसका, राइट? क्या ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। तो ये क्या है, इन लर्निंग, जब पढ़ाने के दौरान आप ये कर रहे हो, सही है। कभी भी ये हो सकता है पढ़ाने के दौरान, सही है, क्लियर है। तो ये चारों आई थिंक अब आप नहीं भूलने वाले हो। क्लियर है सभी को? प्रेम सक्सेना, ओके, क्लियर क्लियर, ओके, जल्दी से बताएं, और सभी बताएं, क्लियर है? चलिए, क्लियर है, सही है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आपको एक साथ ही करवा देंगे इकट्ठा, जो भी होगा। सही है, क्लियर है, ओके दिव्या। हम्म अब हम दूसरे इसके टॉपिक पे आ जाते हैं, पहले ये समझना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब हम आ जाते हैं इसके फूड, ओके, क्लियर है, सही है, बहुत अच्छी बात है। शिल्पी, हम्म समेटिव अभी आएगा, सबमेटिव नहीं होता, सबमेटिव है, सब मतलब जोड़ना है ना, अभी आएगा वो, है ना, घबराए नहीं। उसमें समेटिव होता है मतलब योग, योग, सम मतलब का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। सैफू, सम का मतलब क्या है, जोड़ना। ये क्या होता है, समेटिव होता है, समेटिव होता है, जिसमें क्या करते हैं, आप बच्चों को ग्रेड दे रहे होते हो, कोई नंबर दे रहे होते हो, सही है। जिससे क्या होगा, आप नंबर दोगे उसे आगे प्रमोट करने के लिए, दूसरी क्लास में जाने के लिए, सही है। सर थर्ड पॉइंट और फोर्थ, नहीं, थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट में एक जैसा लग रहा है, जैसे पढ़ते हैं टाइम में क्वेश्चन। हाँ, थर्ड नहीं, फोर्थ पॉइंट, ये सही क्वेश्चन पूछा आपने पूनम। आप ये कह रहे हैं थर्ड नहीं, फोर्थ पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट आपको सेम लग रहा होगा, सही है। इसमें हमने क्या बताया था, पूरी प्रक्रिया के दौरान चलेगा, लेकिन ये जब आप पढ़ा रहे होगे उस समय होगा, ये इनकी बात है ना। इसमें क्या बताया था, स्टार्टिंग में, मिड में और ये एंड में, ओके। इसमें बस मिड में होगा, इसमें बस मिड में होगा, बीच में होगा जब आप पढ़ा रहे होगे, इनमें होगी, सही है। हाँ, फॉर्मेटिव और समेटिव अभी हम इसमें आपको आगे बताएंगे। अब आपका कौन सा टॉपिक आ जाता है, अधिगम का मूल्यांकन। अभी तक हमने असेसमेंट समझ लिया, सही है, अभी तक हमने असेसमेंट समझ लिया। अब वो जो असेसमेंट है वो इवेल्युएशन का पार्ट ही होता है, मूल्यांकन का। हम्म चलिए, हाँ, सही है, अच्छी बात है। अब ये क्या है, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। नॉर्मल है, ये आपको याद नहीं करना है कि कोठारी इसमें कमीशन ने ये बात बोली है, बस हम आपको डेफिनेशन के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा, सही है, क्लियर हो गया सभी को? लास्ट में होता है, समेटिव जो होता है अंत में होता है, लास्ट में होता है। अब ये क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन एक क्रमिक मतलब सीरियल वे में चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, आपने देखा कि मूल्यांकन क्या है, अभी हमने आपको क्या बताया, वो असेसमेंट जो है वो आपका इवेल्युएशन का ही पार्ट है। तो जो आप असेसमेंट कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से, जब से आप घुसे हो क्लास में, तब से आपने असेसमेंट करना स्टार्ट किया, और पूरी फॉर्म में ये इसी के अंदर में आ जाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, आपने देखा कि आपने स्टार्टिंग से करा है और एंड तक किया है, स्टार्टिंग से किया है और एंड तक किया है, तो ये कैसे फॉर्म में हो गई, एक सीरियल वे में हो गई चीजें, है ना। नहीं, डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको, है ना पूनम, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सही है क्या। अब जब आपने उसका असेसमेंट ही नहीं किया, मूल्यांकन ही नहीं किया, तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं कि बच्चों को आज मुझे ये बिहेवियर में चेंज करवाना है, बिहेवियर में चेंज करवाना है मतलब, बिहेवियर में चेंज करवाना है मतलब उसका लर्निंग करवानी है, राइट। अब उसमें कितना उसका अधिगम हुआ है, वो पता करने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली उसका मूल्यांकन करके देखोगे ना, या असेसमेंट करके देखोगे कि बच्चों को कितना समझ में आया, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हद तक वो मैंने फुलफिल किया है। बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ रही है? हम्म हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब इसी में आगे क्या है, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार
इस प्रकार शैक्षणिक मूल्यांकन का तात्पर्य शैक्षणिक प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव और उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। सर बड़ा लंबा चौड़ा बता दिया आपने। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको लैंग्वेज में बताते हैं क्या। अब आप क्या करते हैं, मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं, मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं तो क्या आप गए शॉप पे, भाई ये दे देना, ये उठा के दे देना और लेके चले आते हैं? नहीं होता ऐसा। वहां पे क्या करते हो आप, उसका कुछ कीमत होती है, मूल्य होता है ना। क्या होता है, उसका कुछ मूल्य होता है, वो अदा करते हो, फिर आपको वो सामान देता है, तब आप घर पे आते हो। ऐसा तो नहीं हुआ सामान लिया चल दिया आ गया है, ऐसा तो नहीं किया किसी ने। हाँ, अदर टेट में ज्यादा डेफिनेशन आती है, यहाँ बस आपके समझाने के लिए है। सही है, वहां पे आपने क्या किया, मूल्य अदा किया, फिर आप वो सामान लेके आ गए। यहीं पे वही चीज है, जब हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ पे भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो फुलफिल करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक मूल्य देना पड़ता है। मूल्य देने का मतलब यहाँ पे क्या है, अंक से है। किससे है, अंक से मतलब है कि बच्चों को कितना समझ में आया, तो आप उनका क्या कर रहे होते हो, उसमें उसी के अकॉर्डिंग उनकी रेटिंग होती है। बच्चों की रेटिंग होती है कि हाँ बच्चों को इतना समझ में आ गया, है ना, बच्चों को इतना समझ में आ गया। फिर मेरे हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल होते हैं कि बच्चों ने अगर हमने जो ऑब्जेक्ट लेके गए थे, बच्चों को जो समझाना चाह रहे थे, वो बच्चों को समझ में आ गया, तो बस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे फुलफिल। सही है, बिल्कुल। हम्म, क्लियर है सुनीता? दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, फॉर में क्या हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। फॉर में क्या है, फॉर में आप स्टार्टिंग से एंड तक कर रहे हो, है ना सुनीता। फॉर में आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग से एंट्री ली, जब से आप एंड तक बच्चों का इवेल्युएशन करके देख रहे हो। लेकिन इनमें क्या है, पढ़ाने के दौरान होगा, बस इनका मतलब होता है अंदर। सही है, चलो अब ये देख लेते हैं क्या, इसमें आपका आकलन और मूल्यांकन। देखिए आगे वही चीज और इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बनता है पेपर में। सही है, क्या कह रहा है, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चे की क्षमता। सही है, हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस जो हमने लेक्चर देखा है किसका, इंडिविजुअल डिफरेंस का, तो उसमें हमने देखा था हर बच्चे की क्या होती है, इफिशियंसी अलग होती है, राइट। हम्म हम्म, चलिए क्लियर है। क्लियर है ना। तो अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हम्म, हाँ बिल्कुल, है ना। अब दूसरी अनुभूति, उनकी फीलिंग अलग है, उनका लर्निंग करने का स्टाइल अलग है। क्यों, क्योंकि सभी का क्या है, इंटरेस्ट अलग है। तो ये सब क्या है, आप देख पा रहे हो हर बच्चे में अलग अलग होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें असेसमेंट करके देखना पड़ता है कि बच्चों की जिस हिसाब से क्षमता है ना, हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए, हम उसे क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और कैसे समझ में आ रहा है। सही है, बच्चों को कितना समझ में आया है और कैसे हम उसे और अच्छा बच्चों को समझा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, हम बच्चों को क्या है, उसकी क्षमता के अनुसार जान पाते हैं। बच्चा आप जो टॉपिक पर पढ़ा रहे हो उसके बारे में उसकी फीलिंग क्या है, ओके, और उसकी लर्निंग क्या हो रही है, उसका मापन आप कैसे करते हो, मापन करते हो असेसमेंट या इवेल्युएशन के द्वारा। दूसरा पॉइंट कह रहा है, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के लिए की जाती है। आगे लाइन बहुत प्यारी लाइन है, क्या कह रहा है, आकलन मतलब जो असेसमेंट है की प्रक्रिया, जो आप अभी तक चारों देख रहे थे, वो किस लिए करी गई है, वो मूल्यांकन के लिए करी गई है। मूल्यांकन में बच्चे का पूरा आ जाता है कि वो स्पोर्ट में कैसा रहा है, एकेडमिक उसका कैसा रहा है, और कैरिकुलम में वो पूरा कैसा रहा है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम उसने एक्टिविटी कैसी करी है, या उसमें कोई चेंज आ रहे हैं उसके बिहेवियर में। तो वो सब क्या है, वो सब वो आपका पूरा मूल्यांकन एक व्यापक तौर पे हो गया। सही है, और जो आपने स्टार्टिंग में हमने चार टर्म सीखे हैं किसके, असेसमेंट के, वो सब किसके पार्ट है, वो मूल्यांकन के पार्ट है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हम्म, जल्दी बताएं, क्लियर हो रही है ये चीजें? हम्म, हाँ असेसमेंट बिल्कुल सुनीता, जो असेसमेंट है वो आपका इवेल्युएशन का पार्ट होता है। सही है। हम्म, सही है, ओवरऑल सही है ना। अब देखिए, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, बहुत अच्छे से समझ गए हम। सही है, अब ये क्या लिखा है, आकलन का संक्षिप्त प्रक्रिया मूल्यांकन का व्यापक है, बहुत अच्छे से समझ लो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका असेसमेंट है।
सही है। वो असेसमेंट जो होता है वो आपका क्या है, वो लिमिटेड है, क्या है, संक्षिप्त है, एक ब्रीफ फॉर्म में आपको मिलता है। अगर बात करें किसकी, अगर बात करें इवेल्युएशन की, आपकी इवेल्युएशन की बात करें तो ये वाइड लेवल पे होता है, व्यापक तौर पे होता है। सही है, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर होगी दोनों चीजें, गलती नहीं होंगी ना। अब अगर पूछा जाए कि इसका इवेल्युएशन का फील्ड कैसा है, तो ये वाइड फील्ड है। कैसा है, वाइड है, व्यापक है। सही है, क्लियर। अगर ये पूछा जाए तो ये कैसा होता है, ये ब्रीफ होता है आपका, और ये आपका क्या है, ये आपका संक्षिप्त है। व्यापक का मतलब होता है वाइड। ओके, चलिए क्लियर है। ओके, रिपीट जिन्हीं सुनिए ध्यान से। अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आकलन, मूल्यांकन का ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों ही पता होने चाहिए। जो एरिया है आपका किसका, इवेल्युएशन का, वो कैसा एरिया होता है, वो व्यापक होता है, वाइड होता है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। बच्चे की एकेडमिक भी है, उसका स्पोर्ट भी है, एक्स्ट्रा करिकुलम भी है, उसकी बिहेवियर चेंज भी है, सब इसमें आ जाता है। और इसमें जो आपका ब्रीफ, लिमिटेड नहीं बोलेंगे उसे, उसको संक्षिप्त बोलेंगे, ब्रीफ बोलेंगे आकलन का, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे फॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, और उसे क्या बोलते हैं, सीसीई बोलते हैं, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन है, जो अभी हम कर रहे थे, है ना, किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना। वहीं पे जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल आपको दिया था, सब्जी लेने आप जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, तो उसका मूल्य अदा कर रहे हो, ऐसी शिक्षा के तौर पे क्या है, उन्हें आप ग्रेडिंग दे देते हो बच्चों को, कि इस बच्चे को इस जो भी टॉपिक है उसमें इतनी नॉलेज है, सही है, या थर्ड स्टैंडर्ड में इसके इतने नंबर रहे हैं। आगे बढ़े। अब क्या है, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, आकलन जो हम करते आ रहे हैं क्लास में, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक वाइड फॉर्म में उसका मूल्यांकन करके देख रहे हैं। सही है, सही है, क्लियर हो गया। हम्म सर, पेडागोजी हिंदी की बहुत बुरी 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 नहीं है, बस उसे रिकॉल करिए जितना भी हमने आपको पढ़ाया है ना, कोई चीज बुरी नहीं है, सब अच्छी है। सही है। ओके सर, इतने प्यार से समझा रहे हैं, किसको समझ में नहीं आएगा, अच्छी बात है सोना। चलिए, अब हम इसके थोड़े से उद्देश्य की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, किसकी, मूल्यांकन की, इवेल्युएशन की। पहला क्या है, बच्चे में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। सही है। अब आप कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं, सही है, तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि हमने इसमें बात करी थी, कि कोई भी आपका एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे लर्निंग नहीं हुई है ना। उसमें क्या है, बिल्कुल दीपा आप सही कह रहे हो, इसका मतलब अगर उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया है, तो इसका मतलब वहां पे लर्निंग नहीं हुई है। अगर आपने क्या पढ़ाया है, उसे आप अभी ट्रैफिक रूल ही बताने जा रहे हो, क्लास में क्या टॉपिक है, ट्रैफिक रूल ही आप उसे पढ़ाने जा रहे हो, तो ट्रैफिक में आपने उसे लाइटिंग के बारे में बताया, सही है, ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया, ग्रीन लाइट हो गई आपकी, सही है, येलो लाइट हो गई आपकी, या रेड लाइट आपकी हो गई, सही है। अब उसमें क्या है, बच्चा इन्हें सही से फॉलो करने लगा है, तो आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है ना। बच्चों को इन तीनों लाइट का मतलब समझ में आ गया है, और उसे वो क्या करने लगा है, फॉलो करने लगा है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल हो गया। सही है। और अगर उसमें ये चीज नहीं गेन करी है, बिहेवियर में नहीं चेंज आया, वो पहले भी ऐसे ही भाग पड़ता था रोड पे, अभी भी ऐसे ही भाग पड़ता है, ना लाइट देखनी ना कुछ, तो आपका ऑब्जेक्ट वहां पे फुलफिल नहीं हुआ है। सही है, क्लियर हुआ। हम्म क्लियर है, सही है, ले लेंगे। चलिए रेखा, थोड़ा सा बिजी चल रहा है, बस ये आपका सीडीपी कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आप पूरा एक बार सब रिपीट करेंगे हम आपके लिए। सही है, पहला क्लियर हो गया। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वाटर के बारे में कुछ भी आपका टॉपिक हो सकता है, तो जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव जो भी आपका है, वो बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्या है, आप उसे सही से पढ़ा नहीं पाए हो। दूसरी बात क्या है, यह जांचना कि बच्चों की कुशलता, योग्यता आदि कितना ग्रहण को कितना ग्रहण किया है। सही है, जो भी आपने चीज बच्चों को बताई है, वो बच्चों में कितनी हद तक आई है, ये आपने क्या 100% बच्चों को समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन जब आपने यहाँ पे पढ़ाया है, तो बच्चों को क्या है, 70% ही समझ में आया। सही है, तो अब आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से वो 30% भी बच्चों को समझाने का ट्राई करोगे। कैसे पता लगेगा, असेसमेंट के द्वारा पता लगेगा कि बच्चों को कितना परसेंट समझ में आया और कितना परसेंट समझ में नहीं आया। सही है। हम्म
अब इसी में तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बालकों की कठिनाई का हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोष को जानना। क्या, बालकों की सभी कठिनाई का निर्धारण और दोष को जानना। क्या, अब आपने भाई यहाँ पे पढ़ा तो दिया बच्चों को यहाँ पे बोर्ड पे लिख के पढ़ा तो दिया, सही है। अब आपने उसे क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, लेकिन आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें दो बच्चे ऐसे हैं, कौन से, ये दो बच्चे ऐसे हैं जो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सही है। तो अब आप क्या कर रहे हो, इनसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। अब आपको पता लग गया ये दो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। तब आप क्या करोगे, चौथी बार फिर वही फंडा नहीं अपनाओगे, आप क्या करोगे, अपने जो भी पढ़ाने के तरीके में चेंज लेके आओगे, सही है। अभी तक आप बोल के बता रहे थे, तो अब आप क्या करोगे, उन्हें पिक के द्वारा दिखा सकते हो चार्ट में, या वीडियो दिखा सकते हो उन्हें, सही है, उन्हें वीडियो दिखा सकते हो। अगर ट्रैफिक लाइट की ही बात करी जाए तो उस पे एक बच्चा होगा छोटा सा, एक बच्चा उन्हीं के साइज का होगा, उन्हीं की एज का होगा, वो अच्छे से ट्रैफिक लाइट को देख रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो मूव कर रहा होगा, मतलब आगे बढ़ रहा होगा, सही है। तो उन्हें वो चीज लाइव दिखेगी तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है, आप उन्हें समझ पाओगे कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई हो रही है, और उनके जो दोष हैं उन्हें जानने की कोशिश करोगे, सही है। यूट्यूब स्टेटस मिस्टी सर आप बहुत अच्छा थैंक यू जी, क्लियर है, सही है ना। ऐसा स्कूल रियल में नहीं होता, स्कूल में आपको करना है ना, जो हो रहा है नहीं हो रहा उसे छोड़िए, हमें करना है ना। निया, वो तो हर जगह आपको नेगेटिविटी मिलेगी, हमें क्या करना है, हमें वो देखना है, हमें ये काम करना है। नहीं होता बहुत अच्छी बात है, हो रहा है बहुत उससे भी अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या है, आपको करवाना है ये काम, सही है। अब दूसरा क्या है, उपचारात्मक, ये आ गया उपचार। अभी हम क्या कर रहे थे, निदान। अब आपने दोषों का पता तो लगा लिया, दोषों का पता लगा लिया, अब आप क्या करोगे, उसका उपचार, बच्चों को जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसकी रेमेडी देना स्टार्ट करोगे, उसको दवाई देना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ रेमेडी का मतलब मेडिसिन के नहीं है, वहां जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप शॉर्ट आउट करोगे, सही है। वहां आप क्या करोगे, उसे शॉर्ट आउट करोगे। इससे होगा क्या, बालकों की चतुर्मुखी विकास और निरंतर गति प्रदान करता है। इससे होता क्या है, बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आप क्या कर रहे हो, हर स्टेप पे बच्चों को छोटी छोटी बातें चेक करते हुए जा रहे हो, और वो क्या है, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाया आगे बढ़ गए, जब वो बच्चा फेल हो गया तब आंखें खुल रही हैं कि अरे इस बच्चे, ये तो बच्चा फेल हो गया, ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आया, सही है। तो यहाँ पे क्या है, आप छोटी छोटे हर स्टेप पे चेक कर रहे हो बच्चों को, और उससे क्या हो रहा है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ये नहीं, पढ़ाई में खेल की बात ले सकते हैं, खेल में, एक्स्ट्रा करिकुलम में, प्रोजेक्ट में, उसके कोई भी आपने गेम स्पोर्ट करवाया, सब में उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और उससे आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो उस चीज का, सही है। अब इसके बाद क्या है, इससे होता क्या है, अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन होता है। क्या, अध्ययन कि आपने उसे क्या पढ़ाया है और आप उसे कैसे पढ़ा रहे हो, दो चीजें। क्या, एक तो अध्ययन आप उसे कैसे पढ़ा रहे हो, सही है, और आपके पढ़ाने के तरीके, दो अलग अलग चीजें, दोनों का इवेल्युएशन हो रहा है कि क्या, एक टीचर है, एक टीचर हैं, वो क्या कर रहे हैं, गए क्लास में और अपना गए एक्सप्लेन करके आए, बच्चे ने चूं जरा भी आवाज नहीं निकाली और अपना पढ़ा के आ गए, सही है। और बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया, और पूछ सकते नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि भाई डर है टीचर का, डर है टीचर का, वो पूछ नहीं सकते। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पढ़ाने, जो पढ़ा रहे हो उसका भी, और जितना बच्चों को समझ में आ रहा है, ओके, दोनों का आपका इवेल्युएशन हो रहा है। बात क्लियर हो गई। सर थ्योरी में प्रैक्टिकल करना, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है स्नेहा कि प्रैक्टिकल करना, ये बस माइंड का लिमिटेशन है जो हमने बांध रखी है। अभी जो आपके इस बार के वर्ल्ड बेस्ट टीचर का अवार्ड जिन्हें मिला है, वो उनकी अगर आप स्टोरी सुनोगे तो उनके लिए यूपी में भी कह लो, उनका महाराष्ट्र में था, बिल्कुल टूटा फूटा था, ओके। और उनने अपने तौर पे पूरा इनोवेशन उसमें लाके और बहुत अच्छे से वर्ल्ड में पहले नंबर पे आना अपने आप में एक प्राउड फीलिंग है। और वो भी इंडिया के हैं, तो हमारे लिए एक टीचर का जो दायित्व होता है वो वहां पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, सही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करना ये इम्पॉसिबल है, सब अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा, है ना। अगर ये माइंड में है कि हमें क्या है कि हम जाएंगे, हमें पढ़ाएं ना पढ़ाएं सैलरी तो हमारी आनी है ही, तो वो नहीं होगा। हम्म हम्म चलिए, है ना, हाँ पता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सही है। अब ये क्या कह रहा है, ओके क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन
शिक्षण विधियों का उपयोगिता और विद्यालय की समस्त क्रियाओं का आकलन करना। सही है। हमने अभी आपको क्या बताया, असेसमेंट क्या हो रहा है, जो आप क्लास में ले रहे हो। मूल्यांकन में क्या हो जाता है, प्रयोजन, जो भी आपका क्या है प्रोजेक्ट बच्चों से करवा रहे हो, या शिक्षण विधियां जो जो आप यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, है ना, जो आपका टीचिंग, फोर्थ रिपीट, फोर्थ अभी बता देते हैं, पहले इसे सुनिए सर्वे, जो भी आपने टीचिंग मेथड यूज करें, सही है, जो भी टीचिंग मेथड आपने यूज करें, और विद्यालय की समस्त क्रियाएं, मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है एक्टिविटी में बच्चे ने पार्ट लिया है, उन सब से क्या बनता है, उन सब का इवेल्युएशन होता है। अगर हम छोटे तौर पे बात करें तो वो क्या होता है, असेसमेंट होता है। अगर सबको हम मर्ज कर दें, एक जगह इकट्ठा कर लें, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका इवेल्युएशन हो जाता है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की, क्या है, उपचारात्मक, है ना, फोर्थ जो भी पूछ रहा है उपचारात्मक। उपचारात्मक में होता है, आपने यहाँ पे क्या किया था, बच्चों के दोष को तो जान ली था कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हम उसे छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, उसमें रेमेडी देंगे, क्या करेंगे, उपचार देना स्टार्ट करेंगे, कि बच्चों को हो सकता है, एक बच्चा जो पीछे था, अभी आपके सामने जो हमने क्लास बनाई थी, तो उसमें बच्चा, इस बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसे जो आपने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो इसे साफ साफ दिख ही ना रहा हो, है ना, जो यहाँ पे बोर्ड पे आपने लिखा है वो बच्चे को साफ साफ दिख ही नहीं रहा हो, तो आपको पता चल गया कि हाँ इस बच्चे को सही से नहीं दिख रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें इसे आगे बिठाओगे, और इसके लिए कोई भी स्पेक बनवा सकते हो आप, चश्मा बनवा के इसे आगे बिठलवा सकते हो। सही है। तो ये क्या हो गया, आपने इसे रेमेडी दी है, उपचार किया है उसका। क्लियर है। अब बताएं, क्लियर है। सही बात, चलिए अच्छी है, उपचार रेमेडी देना, है ना। चलिए फिफ्थ पॉइंट सैफू क्या है, फिफ्थ, हाँ ये आपका क्या होता है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, और इसमें होता क्या है, मूल्यांकन में चतुर्मुखी विकास होता है, चतुर्मुखी का होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जब हम क्या देख रहे होते हैं, उसकी पढ़ाई भी देख रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी भी जोड़ देते हैं, उसका बिहेवियर भी जोड़ देते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि पढ़ाई ही बस मेन नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका यहाँ पे हो रहा है। सही है। क्लियर है। हम्म। चलिए अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्ट, जो हमारे उद्देश्य हैं उसकी बात होगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इवेल्युएशन कर क्यों रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। छात्रों के अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, ये क्या करता है, छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। इससे क्या होता है, बच्चे एक तो एक्टिव फॉर्म में बने रहते हैं, क्या, एक्टिव फॉर्म में बने रहते हैं, कि आप क्लास में गए और पढ़ा के निकल आए, बच्चों ने कुछ उसमें किया ही नहीं, बच्चों ने उसमें कुछ किया ही नहीं, तो उसमें क्या है, ये बच्चे वहां पे सीख भी नहीं पाएंगे। अभी हमने देखा कि बच्चे जितने एक्टिव होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी लर्निंग होगी, ये तो क्लियर है सबको, है ना, कि बच्चे जितने एक्टिव फॉर्म में काम करेंगे उतनी ज्यादा उनकी लर्निंग होगी। तो ये क्या काम करता है, ये उन्हें एक्टिवली मोटिवेट रखता है, क्या करता है, मोटिवेट रखता है उन्हें पढ़ाई करने के लिए। क्लियर। सिक्स पॉइंट रिपीट, क्या हो गया सिक्स में, सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिए, ये सिक्स क्या है, इसमें क्या है, जो चीज आप पढ़ा रहे हो, है ना, जो चीज आप पढ़ा रहे हो वो चीज, और आप पैसे पढ़ा रहे हो, इसमें दोनों का मापन होता है। सही है। कि अगर बच्चों को आपने कोई चीज पढ़ाई और बच्चों को समझ में ही नहीं आई, तो आपने उसमें क्या किया, कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप वहां क्या करोगे, असेसमेंट करोगे, बच्चों से पूछोगे। सही है। बच्चों से पूछोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से अगर तीन बच्चे हैं, दो को समझ में आया, एक को नहीं समझ में आया, सही है, तो यहाँ पे आपको भी पता लग गया कि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी करी है। तो इसमें क्या होता है, कि अपने आप का अध्यापन का जो तरीका है और जो अध्ययन है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाला दोनों का इवेल्युएशन होता है। क्लियर। चलो आ जाओ। अब इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता है, सहायक है। सही है। अब क्या है, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, हर किसी स्टूडेंट पे एक ध्यान आपकी तरफ जा रहा है ना, हर किसी बच्चे का ध्यान पर आपका ध्यान बना हुआ है। क्यों, क्योंकि आप हर से अलग अलग पूछोगे, आप हर से अलग अलग पूछोगे क्लास में, कि ये आपको क्या समझ में आया, ये हमने जो पढ़ाया इससे आपको क्या सीखने को मिला। तो आपको पता है कि आपकी जो एम है, जो निगाहें हैं, वो हर बच्चे पे हैं। सही है। तो आप व्यक्तिगत तौर पे जा जाके बच्चों से पूछ पा रहे हो। सही है। तो ये नहीं हो रहा है कि बस आ गया समझ में, आ गया समझ में, आगे बढ़ गया, नहीं, आपने इंडिविजुअल पे ध्यान दिया
है ना। आपने इंडिविजुअल पे ध्यान दिया तो ये क्या है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, इसका एग्जाम्पल आपसे बेस्ट कोई नहीं। थैंक यू पूजा। चलिए क्लियर हो गया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे ध्यान दे रहे होते हैं। इसी के बाद शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता, बिल्कुल जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो कितनी हद तक हम किस लेवल तक बच्चों को अचीव करवा पा रहे हैं, वो हमारा अचीवमेंट है, वो हमारे ऑब्जेक्ट है, वो भी हमें मिल रहे हैं इससे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों की कमजोरी जानने में सहायक है कि क्या है, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे की प्रगति मतलब उसका प्रोग्रेस लेवल कितना है, क्या बच्चे का प्रोग्रेस लेवल कितना है, ये जानने में कि बच्चा हमें फर्स्ट क्लास में मिला था तब उसने कितना लर्निंग करी थी, फिर हमें वो सेकंड क्लास में मिला है तो उसकी लर्निंग वो कितनी हो गई है, अब हमें थर्ड क्लास में मिला है तो उसकी प्रोग्रेस लेवल आपको साफ साफ दिखाई देती है ना, उसकी प्रोग्रेस लेवल आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अब इसमें हम वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि बच्चे का क्या, उसके माइंड में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई है तो उसकी क्या लेवल नीचे आ गया है, तो आपको वहां पे ये चीज भी पता लगेगी कि हाँ सेकंड में ये इतना था लेकिन अब थर्ड में आया तो वो वीक हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उसके माइंड में, ब्रेन में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो आपको पता क्या लग रहा है, बच्चे की प्रगति जो है उसे जानने में आपकी सहायता मिल रही है। सही है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। अब आपने जान लिया क्या इवेल्युएशन के द्वारा कि बच्चों को कितना समझ में आया, और अब इससे होगा क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता लग जाएंगे। अब इंडिविजुअल डिफरेंस किस तौर पे होंगे, उसके इंटरेस्ट के तौर पे। अब बच्चे का जिसमें भी इंटरेस्ट होगा आप उसका फ्यूचर प्लान एज ए टीचर उसी फील्ड में करोगे, है ना। बच्चे का जो फ्यूचर प्लान है वो उसी फील्ड में करोगे। बच्चों को अगर स्पोर्ट में अच्छा लगता है, क्रिकेट में, तो उसे आप अच्छा क्रिकेटर बनाने की सोचोगे। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसे इधर एकेडमिक में आगे बढ़ाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि हाँ उसे इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छा कर पा रहा है या वो साइंस में अच्छा कर पा रहा है, तो आप उसे आगे साइंस का फील्ड दिलाओगे या आर्ट का फील्ड दिलाओगे। क्लियर है? ये सभी क्या हो सकती हैं, हमारी इंपॉर्टेंस हो सकती हैं, और इससे बाहर आपके ऑप्शन में रखा नहीं मिलेगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट रिपीट। अरे ये है ना, शिक्षण शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। जो आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों के, जो आपके ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होगा ना जिन्हें आपका, कि क्लास में जा रहे हो कि आज मैं बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा के आऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि गए बस टाइम पास करके आना है आपको भी, है ना कि नहीं, आपको क्या करना है, पढ़ा के आना है। आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चों को मुझे क्या करना है, आज ये टॉपिक पढ़ा के आना है। तो उससे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, आप क्या करोगे, असेसमेंट करके देखोगे, है ना, तभी पता लगेगा। तो क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। सही है? क्लियर हो गया? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। अब एक स्टेप जरा इसके देख लेते हैं, स्टेप ऑफ इवेल्युएशन। कैसे कैसे हम ये काम कर रहे होते हैं, कैसे कैसे ये काम कर रहे होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य का चयन करना, सबसे पहले क्या है, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी जिनी ने पूछा, इसका क्या मतलब है कि पहली बात जब आप क्लास में जा रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आज मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कि मैं बच्चों को आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ या क्या पढ़ाने जा रहे हूँ। सही है। क्या होगा, सबसे पहले आपका उद्देश्य आपके पास में होगा, स्टेप सुनते जाना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है, उस ऑब्जेक्ट को क्या आप उसमें क्या करोगे, उसका निर्धारण करोगे, क्या उसे आके प्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने। सही है, बच्चों के सामने क्या करोगे, उसमें प्रेजेंट करोगे, और बच्चों में क्या आएगा, उससे चेंज आएगा। ऑब्वियस है, जो भी आप लर्निंग कराओगे उससे क्या आएगा, बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा होगा। तो आप वहां पे पहले ऑब्जेक्ट आपने सेट करा, फिर उसे जाके प्रेजेंट किया तो बच्चों के बिहेवियर में चेंज आने लगे। अब चेंज आने लगे तो क्या है, आपने उसे असेसमेंट करने के लिए क्या करोगे, प्राविधि का चयन करोगे। अलग अलग प्राविधि होती हैं, जैसे आप क्वेश्चन आंसरिंग हो गई, ग्रेडिंग हो गई, अभी आगे पढ़ेंगे। सही है, बहुत तरीके से आप बच्चों को चेक कर सकते हो। इंटरव्यू होता है, उसमें चेकलिस्ट होती है, सब चीज होता है। तो उसमें अब आप उसे चेक करने के लिए क्या करोगे, जो भी प्राविधि है किसका मूल्यांकन करने के लिए उसका चयन करोगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। सही है, पहले आपका ऑब्जेक्ट था, फिर आपने वो बच्चों के सामने प्रेजेंट किया, बच्चों को लर्निंग मिली, बच्चे कितनी लर्निंग कर पाए हैं उसका आपने क्या कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया। सही है, अब आगे बढ़ रहे हैं,
प्रविधियों का चयन हमने कर लिया, अब उनका प्रयोग करके आप देखोगे और परिणाम निकालोगे कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। दो चीज आपको समझ में आ गई कि बच्चों को कितना समझ में आया और बच्चों को कितना समझ में नहीं आया। फिर आप क्या करोगे, जो भी परिणाम है उनकी व्याख्या करके देखोगे, एक्सप्लेन करोगे अपने आप से। ये बच्चों को आप नहीं डांटोगे कि तुम्हें नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, कि एकदम बेवकूफ बच्चे हो तुम, इस इनकी तरह क्यों नहीं बन रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, उसका एक्सप्लेनेशन करोगे अपने तौर पे। क्या करोगे, अपने तौर पे करोगे कि इन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो क्यों नहीं समझ में आया है। फिर आप क्या करोगे, फिर अपने पढ़ाने के जो भी तरीका है, मेथड है, उसमें चेंज लाओगे। स्टेप समझ में आ गए पूरे? हम्म। हम्म। प्रविधि होती है उसके अलग अलग आपकी टर्म्स हैं, प्रविधि होती है मतलब उसके आपके तरीके आप समझ सकते हो। प्रविधि का मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा प्रविधि का भी हमें, लेकिन उसमें प्रविधि का मतलब होता है कि आप अलग अलग उसके तरीके होते हैं। जैसे आपके पास तीन चार तरीके हैं, इंटरव्यू हो गया, क्या क्वेश्चन आंसरिंग हो गए, ओके, या आपने क्या कर दिया, एक लिस्ट दे दी, उस पर चेक लिस्ट करवा लिया कि तुम्हें इसमें से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रविधि हैं, उनके तरीके हैं चेक करने के। सही है। हम्म। प्रविधि का मतलब होता टाइप, बिल्कुल टाइप टूल, बिल्कुल बात सही है। ये टूल्स होते हैं आप जिससे बच्चों को क्या करते हो, इवेलुएट करते हो। हम्म। हम्म। सही हो गया, बिल्कुल है ना, टाइप होते हैं ये प्रविधि। अब इसकी जरा नेचर की बात कर लेते हैं, और इसमें क्या है, ये हमारा आ जाता है सीसीई, इसमें अब हम पढ़ेंगे, और ये टॉपिक भी आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो बात नहीं है? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम सोच रहे हैं जल्दी फिनिश करवा दें आप लोगों को। क्लियर है? हाँ जी, जल्दी बताएं, क्लियर हो रहा है अभी तक का? बोरिंग नहीं है कुछ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या हो गया आपका, नेचर की बात कर लेते हैं, किसका, इवेल्युएशन का नेचर की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन कैसी है, एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कैसी है, कॉन्टिन्यूअस वे में चलती रहती है, जो हमें बहुत अच्छे से पता है। कॉन्टिन्यूअस वे में क्या, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम करते आ रहे हैं। सतत का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वे में चलती रहती है। और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मतलब अगर आप इवेल्युएशन नहीं करोगे तो आपका जो भी शिक्षण है ना, जो भी आप पढ़ा रहे हो, वो अधूरा रह जाएगा। बात समझ में आ गई? वो क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, जब तक आपको क्या है, समझ में ही नहीं आएगी बच्चों को। क्लियर है? नो बोरिंग। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही है। तो कैसी प्रक्रिया है आपसे पूछा जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सीरीज वे में चलता है। सही है, कैसा है, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग है। अब इसी में दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसका संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। तो समझ में आ गया हमें, यह बालकों के परिणाम, गुणवत्ता, मूल्यांकन के प्रभाव का प्रभाव एकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रम का निर्धारण करता है। वही चीज आ गई, इसका जो नेचर होता है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और जब आप उसे पता लगा, आपको पता चल जाता है कि बच्चे का क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है सभी में, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे होते हो, उसका आगे का प्लानिंग कर रहे होते हो। क्या, उसकी स्ट्रीम डिवाइड कर रहे होते हो कि इसे आर्ट साइड में जाना चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, या क्या लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग वो आगे जाके क्या बन सकता है। सही है, वो क्या बन सकता है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य, प्रयोजन, व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में प्रकृति। सही है, इसमें आप क्या कर रहे होते हो, इसका मतलब यही नहीं है कि बस आपने क्लास की फॉर्म में अगर आप पढ़ा रहे हो तो पूरी क्लास का आपने एक आउटपुट ले लिया, नहीं, आपको क्या करना है, हर बच्चे का असेसमेंट करके देखना है, क्या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। सही है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसमें लर्निंग हो रही है। सही है, वो कैसे होगी, वो उसको एक्टिवली काम करने से होगी। अगर रटना शब्द आपको ऑप्शन में मिले, या आपको मिले याद करवाना, तो वो कैसे हो जाएंगे, ये नेगेटिव टर्म हो जाते हैं। सही है, कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव टर्म हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? सही है। हाँ, कंटिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, तो वो अभी हम देखेंगे। सही है। अब थोड़ा सा हम स्कूलों की बात कर लेते हैं कि स्कूलों में हम्म बिल्कुल बात सही है, नहीं है ना। अब ये क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय क्यों जरूरी है, ओके, क्यों जरूरी है कि हम स्कूलों में हमारा, हम लोग एज ए टीचर वहां पे बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं, क्यों जरूरी है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन में क्या क्या चीज आ जाती है, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित उत्तरों
का जानने का अवसर मिलता है क्या? एक तो पहला उत्तर आपको क्या मिल जाता है, वे क्या सीखते हैं। ओके, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे किस हिसाब से सीख सकते हैं। आप प्राइमरी लेवल में ही उसे साइंटिस्ट नहीं बना दोगे, है ना। अगर आप प्राइमरी लेवल में उससे ट्रांजिस्टर की बात करोगे या आपका डायोड की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं समझ पाएगा, है ना। वो नहीं समझ पाएगा, तो पहले तो आपको उनका लेवल पता लग जाता है, किससे, इवेल्युएशन से, मूल्यांकन से, कि ये बच्चों को चीजें समझ में ही नहीं आ रही तो उनका वो लेवल है ही नहीं, हमें उनके लेवल के अकॉर्डिंग बताना है। सही है। इसी के बाद वो सीखते कैसे हैं, वो सीखते कैसे हैं कि हमने कोई टॉपिक इनके लेवल का है, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बच्चे जो कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आप क्या करोगे, अलग कुछ मेथड लेके आओगे, है ना। ये हमें पता लग गया, तो ये बच्चे कैसे सीखते हैं और सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कि आपने क्या है कि आप उसमें ये भी पता लगाओगे विद्यालय में एज ए टीचर कि बच्चों को क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सही है, क्लियर हो रहा है सभी को। स्कूल में मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कि बच्चे क्या सीखते हैं। ये पॉइंट आपके में आ सकता है पेपर में कि आप मूल्यांकन करने से क्या क्या सीख सकते हो। एक तो बच्चे का पता लगता है कि बच्चा क्या सीख रहा है या कैसे सीख रहा है, या उसमें इंडिविजुअल बच्चे को कहाँ कहाँ पे परेशानी आ रही है एक ग्रुप में सीखने में। सही है, क्लास का यहाँ पे ग्रुप को फॉर्म में नाम लिया गया है। क्लियर हो गया, जल्दी बताएं, क्लियर है। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में क्या है, आगे बच्चे कैसे सोच रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे उसे किस हिसाब से सीख रहे हैं। सही है, जैसे आपने यहाँ पे क्या पढ़ाया, टू का टेबल ही पढ़ाया, टू का टेबल बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सही है, अब यहाँ पे आके बच्चों को आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे 6 ना लिख के क्या किया, 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, क्योंकि उसने क्या है, आपने यहाँ 6 बताया था लेकिन उसने यहाँ पे 5 समझाया, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि 4 के बाद 5 ही आता है। क्या आता है, 4 के बाद 5 ही आता है, वो अभी ये भूल गया है कि वो यहाँ पे टेबल की बात कर रहा है। सही है, तो आपको ये भी पता लगता है कि वो उस बारे में जो आप पढ़ा रहे हो टॉपिक, उसमें उसकी क्या थिंकिंग चल रही है ना, उसकी थिंकिंग क्या चल रही है, वो कैसा महसूस कर रहा है इसके बारे में। सही है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी रुचि, इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा कि बच्चा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, किसी दूसरे में ले रहा है, तो आप उसे आगे बढ़ाओगे। बात क्लियर होगी। क्लियर है। बिल्कुल, हाँ उसने ऐड कर दिया है तो उसे, पढ़ा उसने भी वही चीज है, पढ़ी उसने भी वही चीज है, बस उसने क्या किया है, उसका सोचने का नजरिया अलग है ना। जैसे आप ये तारे जमी पे देखते थे उस बच्चे को, तो वो क्या करता था, हर वर्ड को अलग तरीके से देखता था। पढ़ वो भी वही सीख रहा है लेकिन उसमें क्या है, उसका सोचने का तरीका अलग है, वो उसकी फीलिंग अलग चल रही है उसके संग। सही है। हम्म बिल्कुल, है ना, ऐसा होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है आपका CCE, तो इसे जो भी आपका NCERT ने बताया गया है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि इसमें CCE जो होता है, एक तो फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो ये है क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझो, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली, है ना। कंटिन्यूअस क्या है, लगातार चलने वाली, और कंप्रहेंसिव मतलब हर छोटे छोटे स्टेप पे बच्चों को चेक करना है, कैसी है, व्यापक तौर पे है, छोटे छोटे पॉइंट पे बच्चों को चेक करना, ये नहीं बस एंड में जाके बच्चों का टेस्ट लेना है। सही है, क्या करना है, आपको बच्चों को छोटी छोटी जगह हर स्टेप पे चेक करना। तो एक तौर पे अगर ऑप्शन के तौर पे हम आपको बताएं, क्या, स्टेप बाय स्टेप, पेपर में ऑप्शन में क्या लिखा मिले, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को चेक करना, तो ये क्या होता है, ये आपका CCE होता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। हम्म वेरी नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू जिनी। अब इसमें NCERT जो है आपका, उसने इन्होंने क्या बोला है CCE के रिगार्डिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लो क्या निर्धार, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान, पूरी अटेंशन यही रखो। निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। पहला, इन्होंने क्या बताया NCERT में, कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है ना, वो किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं। सही है। दूसरा, इन्होंने क्या बताया, कक्षा में प्रदान किए गए अनुभव, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं।
सही है। आपने जो अपने एक्सपीरियंस, होता क्या है, जो भी नॉलेज का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, हायर टू लो होता है। सही है, हायर टू लो होता है। तो क्या है, मतलब हमें कुछ ज्यादा आता है तो हम आपको बता पा रहे हैं, अगर हमें कुछ आता ही नहीं तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो यही का है कि आप एज ए टीचर ज्यादा जानते हो बच्चों से। सही है, तो आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने क्या है अनुभव शेयर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो बच्चों के। अब वो एक्सपीरियंस किस हिसाब तक बच्चों को समझ में आए हैं, क्या कह रहा है, कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, कि बच्चों को उसे कितना समझ में आया है या नहीं आया है। सही है, दो चीज। तीसरी इन्होंने क्या बताया एनसीईआरटी में, व्यवहार परिवर्तन कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हुए हैं। जो व्यवहार में चेंज आया है ना, ऑब्वियसली कोई भी लर्निंग होगी व्यवहार में चेंज आएगा, लेकिन वो कितनी हद तक बच्चे उस चीज को समझे। ये तीन चीज बताई है एनसीईआरटी ने। ये 3 पॉइंट आपको दे देंगे, चौथा एक दे देंगे, पूछ लेगा इसमें सीसीई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में क्या नहीं बताया गया है, तो एक आपका ऑप्शन हटाना होगा। क्लियर हो गया है। हाँ, गुड इवनिंग शालू, बहुत लेट हो गए हो आप। 5 बजे की क्लास है, 6 बजे आए हो, तो थोड़ा सा टाइम पे रहा करो। थोड़ा क्या मतलब पूरे टाइम पे रहो आप, तो बहुत लेट हो गए हो। बात समझ में आ गई, तीनों पॉइंट क्लियर रहेंगे। पहला, आपके ऑब्जेक्ट किस सीमा तक कंप्लीट हो रहे हैं वहां पे जाके आपने, और जो आप ऑब्जेक्ट लेके गए हो उनके एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करे हैं वो किस हद तक बच्चों को समझ में आए हैं, और वो कितने व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हुई है बच्चों को, जो बिहेवियर में चेंज आया है किससे, लर्निंग से, वो किस हद तक आया है। सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है आना है, तो अब आपका वो गलत नहीं होगा, वो अब गलत नहीं होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। चलो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पे। चलो, अच्छी बात है, आज इसे फिनिश ही कर लें, आज इसे फिनिश ही कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोरिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, नहीं तो आज हम इसे फिनिश ही कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं शालू, नाइस एक्सप्लेनेशन, ओके, सही है। चलिए, अब हम देख लेते हैं टेक्निक, प्राविधि आ रही थी, मतलब होती है टेक्निक, टूल्स होते हैं, सही है, इवेल्युएशन के। वो उसमें क्या होता है, वो आप जो भी उद्देश्य लेके जा रहे हो उनकी प्राप्ति किस हिसाब से हो रही है, उन्हें जानने का आपको मौका मिलता है। जो अभी हमने प्राविधि देखी थी, है ना, जो अभी हमने प्राविधि देखी थी वो ये होती है, ये आपकी होती हैं। चलो, क्लियर है, ओके। हम्म, सही है, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, करा देते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेपर पास में है तो जितनी जल्दी फिनिश हो जाए उतना अच्छा है। पहला क्या है, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा क्या है, जिसमें आप क्या करवा रहे होते हो, बच्चों को आपको डीप नॉलेज जानने का मौका मिलता है ना, डीप नॉलेज। हम्म, बोरिंग नहीं हो रहा सर, आज ही फिनिश करवा दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही है, पहला क्या है, लिखित परीक्षाएं क्या होती हैं, इसमें आप बच्चे की नॉलेज चेक कर पाते हो, किस में जाके, एकदम गहराई में जाके, डीप में जाके, बच्चे को कितना आता है, आपने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, वो एक रिटन एग्जाम पे तौर पे आप उसे दे सकते हो, और उससे आपको पता लग जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे आपका ऐसे मेथड भी बोला जाता है। सही है, ऐसे मेथड भी बोला जाता है। तो ऐसे आए चाहे रिटन एग्जाम आए, दोनों का मतलब एक ही होता है। सही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद आ जाता है आपका मौखिक, मतलब ओरल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ाया, अभी बच्चों को पढ़ाया, और हमने आपसे पूछ लिया कि तुम्हें इसमें क्या समझ में आया या कितना समझ में आया, तो ये क्या है, ओरल है, हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं और बच्चे वहां से कुछ बोलेंगे। बात क्लियर हुई। ये क्या है, ओरल में क्या होता है, मौखिक। मौखिक का मतलब है जहां पे पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं है। हम्म, आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया और बच्चे आपको वहां से कुछ रिप्लाई दे देंगे। सही है, हाँ जी, तो ये कैसा हो गया, ये ओरल हो गया। इसके बाद हो गया आपका साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में अभी आपने यहाँ पे लिखवा के तो देख लिया बच्चों से, लिखवा के तो देख लिया बच्चों से, लेकिन ये चीज आती है आपको, ये चीज आपको आती है, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है, लेकिन अगर उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी के सामने, तो वो चीज आती है आपकी इंटरव्यू में। बिल्कुल, वाइवा भी उसी का एक पार्ट है। क्या होता है कि बच्चों को पता तो है लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। सही है, कि क्या है,
कोई भी टॉपिक आपने उससे क्वेश्चन पूछा लेकिन वो बोल नहीं पा रहा उस चीज को, तो आपको यहाँ पे ये जानने का मौका मिलता है, यहाँ पे ये जानने का मौका मिलता है कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल कितना है, वो अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पा रहा है। और आज के टाइम पे जो अपने आप को जितना प्रेजेंट कर लेता है वो ही उतना सक्सेस पा जाता है ना। तो ये क्या है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। लेकिन इसके संग दिक्कत ये होती है कि इसे आप वाइड एरिया में नहीं कर सकते। वाइड एरिया में मतलब अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं, कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो इंटरव्यू थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आपने भी देखा होगा केवी में पहले क्या है, रिटन एग्जाम है, जब छठ के बच्चे पहुंचते हैं तब उनका इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि सबसे पहले इंटरव्यू में बुलाया जाता है फिर रिटन हुआ होता है ना। या आपको उसके बाद भी रिटन लेने के बाद भी बच्चे ज्यादा हैं तो दोबारा उनका रिटन एग्जाम या उन्हें क्या कर देंगे, ऑप्शनल चीजें दे देंगे बच्चों को, जिससे बच्चे क्या करेंगे, छट के फिर इंटरव्यू में पहुंचेंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सही है। हम्म। हाँ, नहीं बोल पाते, बिल्कुल कंचन आप सही कह रहे हो, कुछ नहीं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये फायदा होता है बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को जानने का। सही है। हम्म। वेरी गुड, हाँ किए ना, तो आपने वहां पे बताया होगा दीपा, है ना, अपने आप को प्रेजेंट किया होगा वहां पे, तो यहाँ पे इंटरव्यू में ये जानने का हमें मौका मिल जाता है। अब इसी में क्या है, आपका क्या आ गया, यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, जैसे यहाँ पे रिटन हुए, रिटन भी दो के हो गए, एक तो ऐसे टाइप हमने आपको बता दिया, एक ऐसे हो गया, और एक आपका हो जाता है ऑप्शनल टाइप, जो आप अभी सीटेट में दे के आओगे। क्या करके आओगे, सीटेट में आपके साथ चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन होंगे, और आप उनमें से एक लगा के आ जाओगे, ऐसा ही करोगे ना, ऐसा ही करोगे, वहां लिखने तो बैठोगे नहीं। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, ये ऑप्शनल वे में आप चेक कर पाते हो बच्चों को। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें डीप नॉलेज बच्चे को है भी या नहीं, बच्चे को पता नहीं चल पाता। ओके, टीचर को पता नहीं चल पाता बच्चे को इस बारे में नॉलेज है या नहीं है। जैसे सीटेट ही अगर ले लेते हैं तो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बच्चे ने यहाँ पे डी लगाया और डी है भी सही, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता कि बच्चे ने तुक्का मार दिया है या उसके रिगार्डिंग उसे कितनी नॉलेज है। सही है, तो यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है। क्लियर हो गई बात। फिर हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, आपका प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट। ये वहां पे होता है जहां भी हमारी क्या आ जाती है, जहां हमारी साइंस आ जाती है। ओके, जहां आपको एक लैब की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, एक लैब की जरूरत होती है, जहां पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रूफ करना होता है आपको। सही है। बिल्कुल, जहां पे आपको क्या करना होता है, कहाँ कुछ प्रूफ करना हो, कुछ नया बनाना हो, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब में आप लोग करते हो। सही है। उसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन, जो टीचर करता है हर स्टूडेंट का जाके, कि जैसे टीचर ने क्या किया है, एक ग्रुप में पूरा काम करने को दे दिया है। क्या किया, बच्चों ने ग्रुप, टीचर ने बच्चों को काम करने को दे दिया ग्रुप में, हाँ लैब में जाके ये होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, टीचर जो भी है, जो भी टीचर है वो क्या करेगा, इन बच्चों के पास आएगा और इनका ऑब्जर्वेशन करेगा। इनका क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि बच्चों को जो मैंने काम दिया है वो सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल उनकी जाके हिंट दोगे। ओके, हेल्प नहीं दोगे, क्या करोगे, हिंट दोगे, पूरा काम आप ही नहीं कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं प्रियंका। तो उसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन किया जाता है बच्चों का, जिसमें बच्चे किस हद तक वो काम को कर पा रहे हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आया आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें बच्चों का ना पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है उसके एकेडमिक का। सही है। जैसे एक टीचर हैं, कोई भी आप लोगों में से ही ले लेते हैं, कोई भी एक टीचर हैं, स्नेहा हो गई, सही है, स्नेहा है एक टीचर हैं, तो इनके पास एक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, एक एक्स नाम का बच्चा है। सही है। वो थर्ड क्लास में उन्होंने क्या करा, स्नेहा मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया बच्चों को करने को। सही है। अब बच्चों ने जो भी किया, तो ये इंडिविजुअल एक बच्चे का बनता है, हर बच्चे का अलग अलग बनता है। उस प्रोजेक्ट में बच्चे ने जो भी बनाया, कि उन्होंने बोला स्नेहा मैम ने कि इसकी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ, किसकी, जो जानवर तुम्हारे घर के आसपास दिखते हैं। सही है। तो बच्चे ने ड्राइंग बनाई और ये उठा के उनने पोर्टफोलियो में लगा दिया, कि बच्चे ने ये उसमें, हाँ रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल एक बच्चे का। सही है। अब इसमें क्या है, वो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। या इसी के बाद इन्होंने कोई प्रोजेक्ट दिया कि रिसाइकिल करके तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसमें क्या है, इसकी भी फोटो लेके लगा दी, अब ये तो आएगा नहीं फाइल में, तो इसकी पिक लगा दी उसमें ले जाके। या बच्चे ने इसमें, जो सेकंड क्लास में था,
उससे यहाँ पे इसने कितना प्रोग्रेस करी है ये उन्होंने लगा दिया पूरे साल का। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, दो कंडीशन में होता है। क्या? अब यहाँ पे स्नेहा मैम इसे डील कर रही थी, किसे? एक्स बच्चे को, है ना, डील कर रही थी। अब ये कहाँ पहुंच गया? अब ये पहुंच गया थर्ड से फोर्थ में। सही है। अब कौन आ गए? अब इन्हें मिल गए केशव सर। कौन मिल गए? केशव सर मिल गए। अब ये बच्चे से पूरे ना पूछते, अब बच्चे से ये क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली इसके बारे में पूरा नहीं पता लगेगा। ये क्या करेंगे, जो स्नेहा मैम ने वो बनाया ना, स्नेहा मैम ने इसका पोर्टफोलियो पढ़ाया बनाया है, वो उठाएंगे और पढ़ के देख लेंगे, इन्हें पूरा पता लग जाएगा तो बच्चा एक्स है, उसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं, कितना इंप्रूवमेंट उसने किया है, सब चीज इन्हें पता लग जाएगा। हाँ, आप क्या करोगे? दूसरे टीचर को दे दोगे। अब दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये जो मैम थी पहले वाली, जो पहले वाली मैम थी, उनका हो गया ट्रांसफर, मतलब वो चली गई, है ना, ट्रांसफर हो गया, चली गई। अब दूसरे सर आए केशव, तो ये भी उस तौर पे भी ये काम कर सकते हैं कि जो भी उनकी क्लास में बच्चे हैं उनका पोर्टफोलियो उठा के रीड कर सकते हैं, उन्हें पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे बच्चे ने प्रीवियस ये कर रखा है। क्लियर हो गया? 6 पॉइंट रिपीट, अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, अभी रिपीट किया, अभी तो आगे कहाँ पढ़े जी, नहीं उसमें 6 पॉइंट तो अभी बता ही रहे हैं हम। हाँ हम भी, हाँ आप करते होगे, बिल्कुल करते होगे सैफू, कि क्या होता है हर बच्चे का आप तैयार करते हो कि उससे एक फायदा क्या होता है कि आगे वाले टीचर को उससे हेल्प मिल जाती है कि बच्चा किस हिसाब से आगे उसका प्रोग्रेस लेवल चल रहा है। सही है। अब इसी में एनेडोटल एक और होता है, एनेडोटल और होता है, पोर्टफोलियो अलग है, एनेडोटल इसमें कंफ्यूज कर जाते हो आप लोग, इसे भी समझ लो। एनेडोटल क्या होता है? ये पूरा एक बच्चे का क्या होता है, पोर्टफोलियो तो आपका आप समझ लो 1 साल के बाद बेकार हो जाता है ना, 1 साल के बाद बेकार हो जाता है। कि अगर अभी हमने देखा फोर्थ क्लास का बच्चा आया, फोर्थ क्लास में बच्चा आया, तो यहाँ पे जो भी टीचर थे, वो टीचर थे, वो थर्ड क्लास का उठा के पढ़ लेंगे, पता लग जाएगा। अब ये भाई फर्स्ट क्लास का तो या नर्सरी का तो उठा के पढ़ेंगे नहीं बच्चे में, है ना, कि पहले नर्सरी फिर यूकेजी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, वो पहले फर्स्ट थर्ड का पढ़ेंगे और उन्हें बच्चे के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन एन टोटल में क्या होता है, इसमें बच्चा जब तक स्कूल में रहता है उसका नर्सरी से लेके फाइनल तक उसका ये तैयार किया जाता है। इसमें पता लगता है कि बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी, बात समझ में आ रही है, बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी पता लग जाता है कि बच्चे में क्या है, कुछ अच्छाइयां हैं। कि थर्ड क्लास में उसने क्या किया था, थर्ड क्लास में खेलते खेलते एक बच्चे की, सिंपली एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलते खेलते यहां जब उसने शॉट लिया और वो भागना स्टार्ट किया, वो बॉल किसी के जाके लग गई बच्चे की, तो उसने बिल्कुल परवाह नहीं करी अपने रन आउट होने की, वो इसके पास आ गया इसे संभालने के लिए, है ना, इसे संभालने के लिए। तो ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी हुई, है ना, ये एक अच्छी क्वालिटी हुई इसकी हुई। या ये यही बच्चा क्या है, कोई और बच्चा हो सकता है, वो क्या कर रहा है, उसने थर्ड क्लास में किसी बच्चे को लड़ाई कर ली थी, और लड़ाई करने में इतनी ज्यादा हो गई थी, उन्हें चेयर उठा के मार दी उसके, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। वो आपने कहा मेंशन किया, वो आपने एन एन टोटल में मेंशन कर दिया, जिससे क्या हुआ, इससे आपको पूरी बारे में पता है कि अब उसने और आगे जाके कुछ और बड़ी हरकत कर दी, बड़ी हरकत कर दी। तो आपको पता है कि इसका नींव कहां से पड़ी है, थर्ड क्लास से ही पता लग गया है कि हाँ यहाँ पे क्या है, बच्चे ने यहाँ पे ये गलती करी थी, इसलिए अब वो आगे जाके क्या है, और बड़ी बड़ी हरकतें करने लगा है। तो ये हो जाता है एन एन टोटल, जो पूरा आपका बिहेवियर, आपका एकेडमिक पूरा डिफाइन कर रहा होता है। सही है, कंफ्यूज मत होना दोनों चीजों में। हम्म। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना पंकज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है। अब आपका क्या आ गया, कमुलेटिव रिकॉर्ड, ये पार्ट आ जाता है आपका पोर्टफोलियो के अंडर ही। ये होता है 1 साल के लिए, उसमें आपका जैसे अभी हमने उसकी बात करी थी एनेडोटल, ये पूरा होता है। और उसमें क्या होता है कमुलेटिव में, जिसमें आपका कमुलेटिव से मतलब समझ में आ रहा है, संचित मतलब कमुलेटिव पूरा आपके पास पूरा एक बंडल मिल जाता है। पोर्टफोलियो में तो हमने बच्चे से जो भी प्रोजेक्ट करवाए हैं वो चीज आ जाती है, इसमें उसके बिहेवियर के बारे में भी आ जाता है, कमुलेटिव में सब चीजें इंक्लूड हो जाती है, नाम से ही पता लग रहा है कमुलेटिव वे में चीजें होती हैं। हाँ, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। साहिल फोर्थ पॉइंट रिपीट, फोर्थ पॉइंट में एक्सपेरिमेंट लिखे ना, यहाँ पे जहां पे हमें लैब की जरूरत होती है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है, लैब की जरूरत होती है, वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल। सही है। फिर आपका होगा रेटिंग स्केल लास्ट। रेटिंग स्केल क्या होती है, जहां पे आप बच्चों को बिहेवियर को देख के रेटिंग दे रहे होते हो, 1 से लेके 10 तक होती है। सही है। ये आपके आगे बढ़ेंगे कहां तक होंगे, 10 तक होंगे ये।
जिसमें बच्चों को क्या करना हो, बच्चों के लिए आप रेटिंग देते हो कि बच्चे किस फील्ड में कितना अच्छे रहे हैं। आप ये तो आपने भी देखा होगा कि अभी आपने अमेजोन से कोई शॉपिंग करी, फ्लिपकार्ट से कोई भी XYZ कोई भी साइट से आपने शॉपिंग करी, भाई रेटिंग दे दो। कोई डिलीवरी दे के आया, उसे रेटिंग दे दो। किसी होटल में आप रुक रहे हो, रेटिंग दे दो। सब रेटिंग का ही जमाना चल रहा है ना। तो ये रेटिंग क्या है? ये रेटिंग है जहां आप चेक करते हो कि जिसमें बच्चे में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है या कौन कौन से फील्ड में हो रहा है। सही है? क्लियर है? हम्म। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, स्नेहा, रेखा, गुड बैड हैबिट, सेवेंथ पॉइंट रेनू, सेवेंथ क्या है? सेवेंथ बता तो, यह जो आपके नीचे लिखा हुआ कम्युलेटिव वे में होता है, पूरा इकट्ठा होता है। इसमें तो आपने एकेडमिक का देखा, उसे जो प्रोजेक्ट आपने दिए, इसमें पूरा बिहेवियर भी आ जाता है बच्चे का, उसमें स्पोर्ट में किसमें लिया है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम, सब चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है ना। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है ना। हाँ। फिर से हमें रिपीट पूरा नहीं देखना पड़ता, क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। अब आपके आ गए असेसमेंट। असेसमेंट आ गए क्या? फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। आकलन के प्रकार, टाइप ऑफ असेसमेंट। अब कल हम आपका इसका क्विज भी ले लेंगे, जिससे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। टाइप ऑफ असेसमेंट जो अभी अपने वहां पे देखे थे, फॉर्मेटिव टाइप का, समेटिव टाइप का और डायनोस। सही है? ये देख लेते हैं क्या होता है। इसका उपयोग विस्तृत रूप से विद्यालयों में या और शिक्षा पद्धति में किया जाता है। कैसे? और ये आपका कोई भी पेपर होगा, चाहे मैथ होगा, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, सीडीपी में भी बन जाते हैं, हिंदी में बन जाते हैं, और आपके इंग्लिश में भी बन जाते हैं। सही है? हर किसी में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से समझना। इसका बाउंडेशन सीडीपी में ही नहीं रह जाता, आपके मैथ में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल। पहला क्या है आपका? नाम समझना, रटना नहीं। फॉर्मेटिव, फॉर्मेशन मतलब कुछ नया बनाना। फॉर्मेशन मतलब क्या? कुछ नया बनाना, निर्माण करना, रचना करना। समझ में आ रही है? रटना नहीं, क्या? फॉर्मेटिव का मतलब कुछ नया बनाना, रचना करना या निर्माण करना। समेटिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। समेटिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना, योग करना। सही है? या संकलनात्मक मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हो? संकलन कर रहे हो, चीजों को जोड़ के रख रहे हो। हम्म। फुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एंड में होता है फुल सिलेबस का। सही है? डायनोज में आप क्या कर रहे हो? निदान कर रहे हो। सही है? अभी हम देख लेते हैं इसे एक एक करके। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर्मेटिव। सही है? क्या है? रचनात्मक, आपका निर्माणात्मक और रचनात्मक आकलन। अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चों को ज्ञान कितना ग्रहण हुआ है, मतलब उसने कितनी रचना करी है। बात समझ में आ रही है? हाँ। यस सर, इस टॉपिक से बहुत कुछ, टॉपिक ही इतना वाइड है ना रेनू, इसलिए वो बनता है। अगर इसमें दो तीन टॉपिक हैं आपके सीटेट में, वो अच्छे से कर लिए तो वो पासिंग मार्क्स तो उसके वैसे ही आ जाते हैं। आप लोगों ने तो पूरा इसे घोल के पी लिया सीडीपी को। चलिए, क्या है? फॉर्मेटिव की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? रचना की बात कर रहे हैं ना, कुछ नया बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? जब आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होंगे ना, तो उसने जो भी ज्ञान है, उसकी कितना उसने ग्रहण किया है, कितना वो एडॉप्ट कर पाया है, कितनी वो रचना कर पाया है। सही है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। सही है? ये पता लग जाता है यहाँ पे स्टूडेंट को कि उसे, भाई हम उसने क्या है, कोई चार चीज है एक टॉपिक के अंदर, तो उसे दो चीज समझ में आ गई, दो चीज नहीं समझ में आई। सही है? तो इसे अब पता है कि मुझे इन दो चीजों पे ध्यान देना है ना, इन दो चीजों पे मुझे ध्यान देना है। तो वही ये कह रहा है, रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को ये जानने का अवसर प्रदान करता है कि मुझे उसमें अब कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेसन वाइज होता है फॉर्मेटिव, जहां बिल्कुल है ना पंकज, जहां पे आप बच्चे की, बस इतना समझ लो, जहां बच्चों की आप ज्ञान का निर्माण करवा रहे हो, कुछ नया बनवा रहे हो। सही है? वो हो गया फॉर्मेटिव। अब इसी में क्या होगा? इस आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों का गुणात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, कि उसमें क्या होता है, टीचर का और बच्चे का, दोनों का क्या होता है, क्वालिटी जो है गुणात्मक तौर पे बढ़ती चली जाती है। सही है? बढ़ती चली जाती हैं। और इसमें क्या है? रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बीच बीच में। क्यों किया जाता है? पता लगता है ना कि उसमें बच्चे का क्या है, रचनात्मक आकलन में ये पता लगता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है ना। तो क्या लिखा हुआ है? ये पाठ के बीच बीच में होता है, आप बच्चे को चेक करते रहते हो हिला हिला के कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
है ना। तो बच्चों की क्या होता है, ज्ञान का निर्माण हो रहा होता है। सही है। क्योंकि ये चीज रटवाई जाती है, लेकिन आप लोग समझो, अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हो तो आप रट लो, मतलब रटो मत, इसे समझो कि फॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि रचना करना। रचना कब होगी, जब बच्चा कुछ समझेगा, है ना। बहुत बढ़िया। हम्म चलो अच्छी बात है। अगर हम इसी में बात करें इसके टूल की, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसका एम की अगर बात करी जाए, ऑब्जेक्ट की, तो इसमें क्या होता है, शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके, मतलब जो अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने जो भी पढ़ाने के मेथड है, टीचिंग के उसके जो भी मेथड है उसमें चेंज लाएगा, जिससे क्या होगा, उससे छात्रों को सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है या करता है। सही है। हम्म 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 सर एज ए फॉर्मर खेत, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म सही है, क्लियर है सभी को। अब इसमें क्या है, रचनात्मक आकलन। अब इसमें क्या है आपका, रचनात्मक आकलन के जो टूल टूल हैं, उसके हम उपकरण की बात कर लेते हैं। जैसे मौखिक प्रश्न, क्या हो गया, मौखिक प्रश्न मतलब आप क्या ओरल बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना, कि बच्चों को कितना समझ में आया। उन्हें कोई वर्कशीट दे सकते हो, बच्चों को कोई वर्कशीट दे सकते हो, या अवलोकन कोई डायरी, मतलब ऑब्जर्वेशन डायरी, उनसे आप चेक कर सकते हो बच्चों को। चेकलिस्ट बच्चों की, कि हाँ बच्चों को आपको ये 4 टॉपिक हैं, 4 में से हाँ यही, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। सही है। या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आप उनसे बात विवाद करवा सकते हो, मतलब डिस्कशन करवा सकते हो बच्चों के बीच में। सही है। और या समूह एवं व्यक्तिगत कार्य दे सकते हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जिसमें बच्चों ने कुछ नया सीखा है। क्लियर है। तो ये सब इनके टूल हो सकते हैं, ये सब इसके टूल हो सकते हैं। क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा आपका क्या आ जाता है, समेटिव। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला हमने समझ लिया समेटिव, सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन करना। योग का मतलब भी होता है जोड़ना। तो बस इसमें बहुत ऐसी चीज हो जाएंगी जहां पे हम बच्चों के नंबर का एडिशन करेंगे। ये कब होता है, सबसे एंड में होता है, जब बच्चों को प्रमोट करना होता है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। क्लियर है। अब इसी में क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। कब होता है, एक निश्चित अवधि के पश्चात, जिसमें क्या है कि आपने यहाँ पे 3 बच्चों को 3 महीने या 6 महीने पढ़ाया, उसके बाद करोगे। ये नहीं स्टार्टिंग में ही आप उसका समेटिव लेने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इसमें आप निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, यहाँ तक तो आपने क्या किया, असेसमेंट किया है उसके छोटे छोटे तौर पे, फॉर्मेटिव तौर पे, है ना, फॉर्मेटिव तौर पे। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आके समेटिव कर रहे हो एक अवधि के दौरान या पश्चात। ओके, एक अवधि के पश्चात आप उसका क्या करते हो, समेटिव असेसमेंट करते हो। इससे होता क्या है, पश्चात विद्यार्थियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने पूरी जितनी अवधि है उस अवधि में कितना सीखा है। हाँ, ऐड करके उन्हें ग्रेड देना। क्लियर हो गया। आई थिंक सर, आई थिंक मेरा रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं दीपा, सभी के आ रहे हैं। चलिए क्लियर है। अब इसी में क्या है, इस आकलन में छात्रों को ग्रेड और मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेड और मार्क्स बच्चों को जो दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं, फॉर्मेटिव में दिए जाते हैं या समेटिव में दिए जाते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कि आप बच्चों को जो आप लोग ग्रेड देते हो, मार्क्स देते हो, वो किस में देते हो, इसमें समेटिव में देते हो या फॉर्मेटिव में। हम्म ओके ओके, समेटिव में है ना ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहिल, किस में देते हैं, समेटिव में देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हम जोड़ रहे होते हैं बच्चों के एकेडमिक में उसका नंबर। सही है। ये होता क्या है, उनके लेवल को इंगित करता है कि बच्चों का अब स्तर अच्छा हो गया है, लेवल अच्छा हो गया है, अब इन्हें आगे वाली क्लास में भेजा जा सकता है या प्रमोट किया जा सकता है समेटिव में। वेरी गुड, सबको सही है। ये अब क्या है आपका, योगात्मक आकलन द्वारा यह माना जा सकता है कि हम उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं। सही है। कौन, हम यहाँ कौन है, हम यहाँ टीचर हैं। ओके, यहाँ क्या लिखा है,
की के बाद लिखा है हम। ओके, हम अपने उद्देश्यों में की पूर्ति कितने सफल रहे हैं, कि मतलब हम बच्चों को कितना समझा पाए हैं। अगर यहाँ पे बच्चा फेल हो रहा है ना, अगर यहाँ बिल्कुल यहाँ पे किसका मतलब है, बिल्कुल दीपा की सैफू बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीचर बच्चे को कितना समझा पाया है। अगर बच्चा यहाँ पे आके फेल होता है कब, समेटिव में, तो इसका मतलब सिस्टम फेल है, टीचर फेल हो गया है, वहां पे बच्चा फेल नहीं हुआ है। वहां कौन फेल हुआ है, टीचर फेल हुआ है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके भी थोड़े टूल देख लेते हैं और उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। यह निश्चित अवधि में शिक्षक और छात्रों के संपूर्ण गतिविधि के बारे में बताता है कि शिक्षक ने क्या किया है, कि क्लास में जाके चने तो नहीं खाए हैं, बच्चों के संग इंटरेक्शन किया है, इन्वॉल्व रहा है बच्चों के संग, और छात्रों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है वो सभी को जानने का मौका मिलता है, किसमें, समेटिव में। सही है। इसके लिए क्या हो सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा हो सकती है, सेमेस्टर आप ले सकते हो, इंटरव्यू हो सकते हैं, निबंध हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, और कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। हाँ, बात समझ में आ गई, या किसी का, बिल्कुल, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप क्या करोगे, हाँ घनश्याम जिसमें आप क्या कर रहे होगे, बच्चों के और आपकी दोनों के बारे में पता लगेगा कि आपने बच्चों को कितना कैसे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, और बच्चों को कितना इम्प्रूव आया है बच्चों में। हम्म। हाँ सर, हाँ भले ही टीचर अपना बेस्ट क्यों ही ना, बेस्ट क्यों नहीं नहीं, रेनू एक्चुअली देखिए, माइंड में ये नेगेटिव भरा हुआ है हमारे बच्चे, टीचर ने अगर बेस्ट दे दिया वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है, हमें क्या करना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है ना, हमें बच्चों को पढ़ाना है। अब अगर बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, रेनू बात को समझिए, अगर बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो टीचर अपने आप में कितना भी बेस्ट हो, धुरंधर हो, आईआईटीएन हो, इन्होंने रिसर्च कर रखी हो, डॉक्टर आगे लगा हो नाम के आगे, बेकार है। यहाँ आप टीचर हो तो आपको बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है, आपने बेस्ट दे दिया नहीं मतलब है, बच्चों को कितना समझ में आया। देखिए होता क्या है, जब थोड़े हाई फाई हो जाते हैं टीचर, या आप उस, एक्चुअली हमारा रिसर्च का भी फील्ड रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, जो आपको मिलेंगे थोड़े, उन्हें ये मान के चलते हैं कि वो चीजें आती हैं, नीचे वाली चीजें आती हैं बच्चों को, वो ऊपर की हाई लेवल की चीजें बता रहे होते हैं। लेकिन टीचर को कभी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि बच्चों को ये चीज आती है, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ाना स्टार्ट करो, वो होता है आपका बेस्ट एफर्ट। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये देख लीजिए, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आपके लिए लिखा गया है, और यहां से आपको एक नंबर बिना आपको देरी से मिलेगा सीटेट में। क्या, रचनात्मक आकलन, ये कब होता है, ये अधिगम के लिए आकलन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सही है। जहां पे आप क्या कर रहे होते हो, तीनों जगह, स्टार्टिंग में भी बच्चों को चेक कर रहे होते हो, मिड में भी बच्चों को चेक कर रहे होते हो, और लास्ट में भी बच्चों को चेक कर रहे होते हो। क्या था वो, असेसमेंट फॉर लर्निंग था। सही है। तो ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये रचनात्मक आकलन हो गया। सही है। बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, योगात्मक, ये कब होगा, हमें पता है भाई ये कब होगा, ये सबसे एंड में होगा, ये सबसे एंड में होगा, या एक अवधि के बाद होगा, जहां पे हम बच्चों को ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर रहे होंगे। कब कर रहे होते हैं, अधिगम का आकलन जब कर रहे होते हैं, बिल्कुल अंत में। क्या बताया गया है आपको, जब बिल्कुल अंत में होते हैं तभी करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो बस अगर आपसे पूछा जाए कि रचनात्मक आकलन में क्या होता है, चारों ऑप्शन आपको दे देंगे, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अगर पूछा जाए योगात्मक आकलन, तो ये कब होता है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होता है। बहुत ढंग से समझ जाना ये चीज। हम्म। हाँ बिल्कुल। क्लियर है। हाँ बिल्कुल लास्ट में होता है, हाँ क्योंकि ये चीज बच्चों को होती नहीं है क्लियर, कोई बताता भी नहीं है इतने अंदर जाके, लेकिन ये आपके पेपर में आएगा तो आप लोग एकदम छक्का मार के आने वाले हो, क्योंकि अब आपको क्लियर है कि रचनात्मक कहाँ है, बीच में होता है, तो ये काम हमारा बीच में चलता है, और ये योगात्मक सबसे एंड में होता है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा एंड में होता है। सही है। ओके, रिपीट कर दिया है जिनी, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपका निदान की बात कर लेते हैं। निदान में क्या है, निदानात्मक आकलन, आकलन के द्वारा शिक्षक बच्चों की असफल हो रहे, जो बच्चे असफल हो रहे हैं, सही है, आपने अभी तक चेक तो कर लिया, जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों का असफल होने का कारण ढूंढता है, कि वहां पे कमी क्या रह गई है, कि मैंने बच्चों को पढ़ाया फिर भी बच्चा फेल हो गया, असफल मतलब फेल हो गया है, तो वो उसका कारण ढूंढना स्टार्ट करता है, निदान करना स्टार्ट करता है। सही है। इसके द्वारा छात्रों की कठिनाई का निदान किया जाता है, कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है।
है ना, बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और इसी के बाद निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार के अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है कि अगर बच्चा क्या है, लर्निंग प्रोसेस में कहीं भी उसे दिक्कत आ रही है, लर्निंग प्रोसेस में उसे कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या, कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना, आप उसे समझाने का ट्राई कर रहे हो लेकिन वो अपने आप में परेशान है, तो वो अपने आप में परेशान है, तो आप क्या करोगे, उसका निदान करोगे। हो सकता है उसके घर से ही प्रॉब्लम हो, उसके घर वाले उसे डांट रहे हो, या उसे स्कूल ही नहीं आने देते हो, या उसे पढ़ने का ही टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब उसकी कठिनाइयां हो गई ना। हाँ, प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल साहिल, और इसमें आप क्या करोगे, निदान कर रहे होगे, उसका जानने की कोशिश कर रहे होगे, फिर उसमें क्या होगा, उससे बच्चों को आप जान पहचान कर पाओगे, फिर आप उनके घर पे जाके बोल सकते हो कि ये उनका हक है, ये उनका हक है, और इन्हें आपको पढ़ने भेजना ही पड़ेगा, और ये उनका हक है, उनके संविधान में है, अगर आप नहीं करते हो तो आप पे फाइन और आपको जेल भी हो सकती है। सही है, तो ये आप क्या कर रहे हो, वहां पे बच्चों की जो जो परेशानी है उसे जानने का प्रयास कर रहे हो। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, असफल छात्रों की असफलता पता लगाओगे आप इससे, है ना, असफल जो भी हो रहे हैं उनकी असफलता पता लगाओगे, ताकि हम उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार, हो सकता है कि जैसे अभी रेनू ने बोला कि चाहे हमने अपना बेस्ट दे दिया हो तब भी बच्चा फेल हो गया, तो इसका मतलब ये है ना, उसकी क्षमता कम है, उसका जो लेवल है बच्चे का कम है, आप अपना लेवल बहुत हायर लेवल पे लेके चल रहे हो, लेकिन बच्चे को हायर लेवल करे कहां से वो, जब उसे लोअर लेवल ही नहीं पता है। सही है, तो क्या है, ताकि हम उसे उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ा सकें, वैसे ही हम क्या कर सकें, टूल यूज कर सकें बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे क्या होगा, उससे वो सफल बन सकेंगे, आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे। सही है, तो यहाँ पे आपका पूरा इवेल्युएशन हो गया फिनिश। चलिए अब बताएं, क्लियर है सभी को? हम्म, काफी लंबा टॉपिक था, और काफी अच्छे से हम लोगों ने कर लिया है। जल्दी से बताएं, क्लियर हो गया सभी को? किसी में जरा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल साहिल। एज अ टीचर सर, हाँ, बच्चा, हाँ, हाँ, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो ये पूरा सिस्टम फेल है, टीचर फेल है। रिपीट जिनी, देखिए डायग्नोज में क्या होता है, आप क्या कर रहे होते हो, अभी हमने आपको बताया ना, निदान में है क्या, निदान में सीधा मतलब है आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर वाला जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसा नहीं हुआ ना उनने डायरेक्टली कि जिनी आई है भाई, जिनी को ये वाला पर्चा उठा के दे दो, है ना, या ये दवाई दे दो, ऐसा नहीं हुआ हो ना। उनने क्या किया, आपसे निदान किया होगा, डायग्नोस किया होगा, आपसे पहले पूछा होगा कि भाई दिक्कत क्या आ रही है ना, दिक्कत क्या आ रही है, यही आप बच्चों के सर करोगे, कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसका कारण ढूंढना आप शुरू करोगे, कि बच्चा फेल हुआ क्यों। सही है, फेल हुआ, आप कारण ढूंढोगे, उसका निदान करोगे, कारण ढूंढने का ही मतलब होता है उसका निदान करना। सही है, अब उसे जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वो कठिनाई को आप जानोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना लेवल उसके अकॉर्डिंग रख के, उसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ाओगे। क्लियर हो गया? हम्म, क्लियर है सभी को? जल्दी बताएं। क्लियर है, ओके। चलिए वेरी गुड, तो जल्दी से बताएं आज का लेक्चर कैसा रहा सभी का। साइंस के जितने आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ओके साहिल, जितने भी लोग हैं टेलीग्राम के संग जुड़ जाएं, प्लेलिस्ट भी हमने कल दे दी है, उसमें आपको सभी टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। क्लियर है? लर्निंग होता है ना घनश्याम, वेरी गुड सर, यू टीचर, वेरी गुड, थैंक यू ममता। ओके, हाँ, कल इसका क्विज होगा, इसने, हाँ, बहुत अच्छे से करने वाले हैं क्विज भी हम लोग, क्योंकि हमें अब तो पता ही है, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? हम्म, तो आज का लेक्चर कैसा रहा सभी का? वेरी नाइस एक्सप्लेनिंग बाय यू, थैंक यू शेफू। फाइनली फिनिश हो गया, अब मस्त क्लास लग रही है। चलिए, अच्छी बात है। आपका टेलीग्राम चैनल साहिल, वो आपको शिक्षादान एकेडमी ऑफिशियल के नाम पे चेक कर लीजिएगा, ईवीएस के नोट्स कितने के हैं वो आप उस पर कर लीजिएगा मैसेज, आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, जो भी नंबर है, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब आपको बता देंगे, पूरा प्रोसेस भी बता देंगे। सही है, चलिए, थैंक यू निया, वेलकम है सभी का, साहिल। चलिए, ओके, ओके स्नेहा, चलिए, ओके गिरिजा देवी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहें, लास्ट टाइम है, फुल एफर्ट करिए, बस पढ़ते रहिए, नोट्स रिवीजन करिए, जितने भी नोट्स आपके पास हैं
और जिसे चाहिए वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और लास्ट टाइम में बेस्ट दीजिए अपना, क्योंकि यही टाइम आपको आगे तक बहुत अच्छा रहने वाला है। सही है, चलिए नाइस एक्सप्लेन देते हो सर आप, थैंक यू घनश्याम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।